लास्ट क्लास में अपन बहुत सारे सेक्शंस पढ़े। बताओ भाई, सेक्शन 40 क्या था? 40B बिजनेस इनकम ऑफ फर्म, ठीक है। 48(2) excessive or unreasonable payments made to specified person or relative. 48(7) provision for gratuity. 48(9) non statutory fund. 48(3) cash payment. Section 40 disallowances. 37 general deduction. 35 scientific research. 36 other deduction. ठीक है। 35 AD specified business. D depreciation. हाँ, very good. Preliminary expense. ठीक है, इसे याद होना चाहिए। 32 एडिशनल। ऐसे लॉ पढ़ते हो, बताओ, ऐसे लॉ पढ़ते हो, हद हो गई है भगवान कसम। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है। उसके बाद हम और भी पढ़े थे, सेक्शन 43B पढ़े थे जाते जाते। क्या था? बताओ बताओ बताओ। सर्टेन डिडक्शंस अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। 5 चीजें पढ़े थे, ठीक है। लीव इनकैशमेंट, बोनस कमीशन, इंटरेस्ट, और उसके बाद रेलवे को पेमेंट कर रहा है, एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट था टैक्स ड्यूटी सेस फीस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। आया याद? चलो लेट्स स्टार्ट, आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 43 CA प्यारा सेक्शन है, मस्त सेक्शन। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब एक बिल्डर किसी भी पर्सन को लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों बेचता है, लैंड प्लस बिल्डिंग, ठीक है। किसी को भी, मान लो वर्धमान सर को बेचा, ठीक है। अब बिल्डर के लिए ना प्रॉपर्टी जो होती है वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड होती है, क्योंकि बिल्डर का तो काम ही रोज दिन यही है, प्रॉपर्टी बेचने का। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टॉक इन ट्रेड होती है, ठीक है। अब बिल्डर, मान लो, आपको क्या लगता है बिल्डर एक दिन में घर बना के दे देता है? नो, नहीं नहीं। मैं मान लो वर्धमान सर, मैं गया एक बिल्डर के पास, बिल्डर को बोला मेरे को घर चाहिए। बोला ठीक है सर, कौन से फ्लोर में चाहिए? मैं बोला कितने फ्लोर का बना रहा है? बोला 25 फ्लोर का बना रहा है। मैं बोला 25वें फ्लोर में घर चाहिए। तो बोला ठीक है, बुकिंग कर लो, एग्रीमेंट कर लो। मैं बोला ठीक है, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला घर तो दिखा। बोले वो देखो। मैं बोला कहाँ है? बोले वो रहा। मैं बोला दिख तो नहीं रहा है। बोले हमें भी नहीं दिख रहा है। वहां बनेगा, वहां तक पहुंचेगा 25 लोग। मैं बोला ठीक है, चलो आज एग्रीमेंट करते हैं। बिल्डर मेरे को बोला ठीक है भाई, एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैं बोला ओके। हम एग्रीमेंट करने बैठे तो बिल्डर ने मेरे को बोला सर एग्रीमेंट करेंगे, कुछ पैसा तो दो आप। मैं बोला हाँ यार, कुछ तो देना ही पड़ेगा, तब तो इसको बुकिंग मानी जाएगी। तो मैंने एग्रीमेंट के टाइम पे बिल्डर को बोला कितना दूं? बोले वो 25 फ्लोर में जो आपका घर बन रहा है वो 1 करोड़ का है। आप कम से कम एग्रीमेंट करते टाइम कुछ तो बुकिंग अमाउंट 2-3 लाख 5 लाख रुपए दे दो। मैं बोला दिया 5 लाख। वो बोले कि अबे पागल, पढ़ना आता है ये सेक्शन, समझा, ट्राई मार ले, ठीक। तो क्या बोलते हैं ये, आ, इसीलिए बोलते हैं बीच में बात नहीं करना चाहिए, फ्लो टूटता है। याद करके थोड़ी गया हूं मैं घर से इसको।
तो बिल्डर ने मेरे को बोला 5 लाख रुपए लगेगा। मैं बोला 5 लाख कैसे दूं, कैश में दूं या चेक में चाहिए? बोला जैसी आपकी इच्छा। मैं बोला एक काम कर, चेक दे देता हूँ 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख का चेक देने चले गया। अब मैं जैसे ही उसको चेक दे रहा था, सरकार बोली बिल्डर को, ये जो घर बेच रहा है कितने में बेचा? बिल्डर बोला भैया हम तो 1 करोड़ में सौदा किए घर का, ये सेल कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट बोली इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? मैं बोला ये क्या होता है? मैं बोला ये तो नहीं समझा, ये तो मैं पहली बार सुना हूं। सरकार बोली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब इसी प्रॉपर्टी का सरकारी रेट, गवर्नमेंट के हिसाब से रेट कितना बनता है इस घर का। मैं बोला ये तो मैं चेक ही नहीं किया। बोले गधा है फिर तू, तेरे को सरकारी रेट चेक करना चाहिए कितना हो रहा है सर। मैं बोला भाई देखो, मैं जिस दिन एग्रीमेंट किया हूं उस दिन इस प्रॉपर्टी का सरकारी रेट जो है, अब इसमें अपन 3 केसेस लेंगे, ध्यान देना, नोट करने दे दूंगा मैं आपको बाद में। पहला केस, सर सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब सरकारी रेट, उस जगह का सरकारी रेट, सरकार ने बोला हमारे हिसाब से तो 90 लाख है भाई, हमारे हिसाब से तो 90 लाख है। अब आप बोलोगे सर ये डिसाइड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें तो एट द एंड टैक्स निकालना है ना सर। तो बात ये हुई, सरकार के हिसाब से 90 लाख इस जगह की रेट, और क्या बोलते हैं मैंने 1 करोड़ में बेचा है। तो मैं सरकार को बोला 90 लाख पे मुझसे टैक्स लेना। सरकार बोली वाओ, तू सामने वाले से 1 करोड़ ले और हम तेरे से टैक्स 90 लाख मिले। मैं बोला अरे आपके हिसाब से तो 90 लाख का ही है। तो सरकार बोली हमारे हिसाब से, बट तू बेचा 90 में थोड़ी, क्या तू तो बेचा 1 करोड़ में ना, तो 90 में कैसे लेंगे? बोला क्या बोलना चाह रहे हो? सरकार बोली एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला समझ ले और सीख ले। जितना तेरा सेल कंसिडरेशन, इसमें अपन 10% ऐड करते हैं और चेक करते हैं क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे कम है, इसमें कवर हो रही है, या इससे ज्यादा है। वाला नहीं समझा। बोले देख तेरा सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ प्लस 10% करेगा तो 1 करोड़ 10 लाख। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख। मैं बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो मेरी 90 लाख है। तो सरकार बोली ये तो कम हो गया, हमारा रेट कम है, तेरा ज्यादा है। सरकार बोली जो तेरा वाला वैल्यू है ना, वही सेल कंसिडरेशन है। समझ आया? ये बैठा दिमाग में? मैं बोला अच्छा, मान लो कल के दिन सेकंड केस है जहां मेरा सेल कंसिडरेशन तो 1 करोड़ ही है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 10 लाख है, या चलो 1 करोड़ 5 लाख ले लो, 1 करोड़ 5 लाख है। अब क्या होगा? सरकार बोली सेम फॉर्मूला लिख, वैसे ही लिख, सेल कंसिडरेशन प्लस 10% इज इक्वल टू सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ प्लस 10% किया तो 1 करोड़ 10 लाख। अब तू अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 5 लाख। मैं बोला ये तो इसके बीच में कवर हो गई। आप ध्यान दे, तो इसके बीच में तो ये कवर हो जाएगी आराम से। सरकार बोली अगर इसके बीच में भी कवर हुई तो भी हमारा सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ ही रहेगा। बोला ये ऐसा क्यों किए, इस बार तो आपकी वैल्यू ज्यादा थी। सरकार बोली ये 10% का क्वेश्चन हम तेरे को प्रोवाइड करते हैं। 10% तेरे और हमारी सोच में डिफरेंस आ सकता है वैल्यू में, हो सकता है तेरी वैल्यू और हमारी वैल्यू में 10% तक का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हम तो सरकारी रेट निकालते हैं और मार्केट का रेट कई बार चेंज होता है, वेरी करता है जगह टू जगह। सरकार बोली 10% तक का डिफरेंस हम अलाउ करते हैं, हो सकता है 10% तक का डिफरेंस। मैं बोला अच्छा। तो फिर तीसरा केस, सेल कंसिडरेशन अभी भी 1 करोड़, अब है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 1 करोड़ 50 लाख। मतलब अब क्या होगा? सरकार बोली सेम फॉर्मूला, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%, 1 करोड़ प्लस 10%, ये आ जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। सरकार बोली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले ले। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.5 करोड़। सरकार बोली तेको नहीं लगता इस बार तेरी हमारी वैल्यू तेरे से ज्यादा हो गई है?
बोला हाँ डेफिनेटली ज्यादा हो गई है। हाँ, आपका तो 1.5 है, मैंने तो 1 में बेचा है और ये 10% कुशन किया उसके बाद भी आपकी वैल्यू ज्यादा है। सरकार बोली हमारी वैल्यू सेल कंसिडरेशन है। मैं बोला क्या बात करते हो। मैं बोला मैं मर जाऊंगा। सरकार बोली कैसे। बोले मैं तो वर्धमान सर को 1 करोड़ में बेचा हूं, आप मेरी सेल कंसिडरेशन 1.5 करोड़ ले रहे हो। मैं 50 लाख में टैक्स कहां से दूंगा, इनकम ही नहीं हुई है मेरे हाथ में। सरकार बोली तेरी गलती थी, तेरे को कौन बोला था सरकारी रेट से कम में बेचने में। बोले अरे नहीं बिक रहा था। सरकार बोली हमारी गलती नहीं है, क्यों बेचा कम में। मैं बोला मतलब आप ये बोलना चाहते हो मैं सरकारी रेट से कम में नहीं बेच सकता। बोले डेफिनेटली नहीं बेच सकता, इससे कम में तो बेचने की सोचना भी मत, तू बेच के दिखा इससे कम में। मैं बोला ज्यादा में बेच सकता हूँ। सरकार बोली बेचना, हम तो खुश है, ज्यादा में बेच, ज्यादा में बेचना, उस रेट में कवर करके भी बेच ले तो भी दिक्कत नहीं है, पर तू हमारे रेट से कम में बेच के दिखा साले। पहले क्या करते थे बिल्डर्स, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.5 करोड़, तो जब ये लॉ प्रोविजन नहीं आया था तो बिल्डर्स क्या करते थे, 1.5 करोड़ सरकारी रेट है, 10 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेचते थे, बाकी 1 करोड़ 40 लाख कैश में ले लेते थे। कैश की तो कोई माई बाप नहीं है, पूरा ब्लैक मनी है। इसलिए पुराने बिल्डर्स पैसा पीट के निकल गए, अब के बिल्डर्स पैसा पीट के दिखाए। जब से ये प्रोविजन आया है बिल्डर्स की लग गई है, लग गई है बिल्डर्स की, करके दिखाए। आप समझो हम बिल्डर की कितनी लगा चुके हैं। तू साले सरकारी रेट से कम में बेच नहीं सकता, जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है 2 साल के अंदर बेच दे, तीसरे साल तो डीम लेट आउट है, तू ना मत तो बेच। हर तरीके से हम क्या बोलते बिल्डर की मार चुके। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में। अब आप लोग अपने पापा लोग के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हो, वो आपको बताएंगे हम सरकारी रेट से कभी कम में नहीं बेचते, कोई नहीं बेचता, कोई सरकारी रेट से कम में नहीं बेचता, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो मान लो जैसे बिल्डर ने मेरे को बोला सर सरकारी रेट, पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्डर मेरे को बोला सरकारी रेट 90 लाख है सर, अपन 90 लाख में सौदा कर लेते हैं, मेरा भी टैक्स कम आएगा, पीजीपी की इनकम कम आएगी। मैं बोला नहीं। आपको क्या लगता है मेरे को एग्री करना चाहिए कि नहीं, सोच के आंसर दो। ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बट ये जो सोचने लग गया उसका दिमाग अनसन चलता है, उसको फिर कैपिटल गेन चैप्टर में ही मजा आएगा। क्वेश्चन सिंपल है। बिल्डर मेरे को बोला देख मार्केट में रेट 1 करोड़ है, 1 करोड़ में मैं बेच भी रहा हूँ, तू और मैं बैठ के 90 लाख में सौदा कर लेते, क्योंकि सरकारी रेट 90 है, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, इससे नीचे जाएंगे तो अपन ही फंस जाएंगे, क्यों बकर करना सरकार के साथ। बेटर है 90 लाख पे अपन सौदा कर लेते। देख मैं भी कम 10 दिखाऊंगा, टैक्स भी बच जाएगा मेरा। क्या लगता है मैं 90 लाख में मानू कि नहीं मानू। वो बोला बचा हुआ 10 लाख तू मुझे कैश दे देना, बात खत्म, बात खत्म, मेरा टैक्स बच जाएगा। भाई मान लो जैसे मेरे प्रॉपर्टी की कॉस्ट एग्जांपल है, मान लो मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 10 लाख है, तो 90 लाख माइनस 10 लाख करूंगा तो 80 लाख पे आएगा नहीं पीजीपी की इनकम। और नहीं तो 1 करोड़ माइनस 10 लाख कर रहा था तो 90 लाख पे आ रहा था पीजीपी की इनकम। तो बताओ मेरे को, क्या मैं बिल्डर की बात से एग्री कर लूं। बता शांभवी, यही तो दिमाग लगाना होता है, बाकी तो तू बुक से पढ़ रही है, बाकी तो सब बुक में दी है, ये जो बोल रहा हूँ ये बुक में नहीं दी है। बोलो, मान लो बिल्डर की बात, और नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों। कुछ नहीं काटेंगे वाटेंगे, कुछ नहीं काटेंगे। नहीं 80 की तो बात ही नहीं है, हम 90 में ही जाएंगे भाई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे नहीं जाऊंगा। 1 करोड़ का सौदा है, 90 में डन करो, 10 लाख कैश में दो, खत्म करो, तुम अपने घर मैं अपने घर, क्या दिक्कत है भाई।
मैं तो वैसे ही प्रॉपर्टी खरीदा हूं, आसपास है, बताओ क्या? एकदम आसपास तक वो हिंट कर चुका है, इसके बाद किसी का दिमाग चलना चाहिए, इतना आसपास तक तो वो बोल चुका है। यही प्रैक्टिकल लाइफ है, दिस इज प्रैक्टिकल। बाकी बुकिश जितना पढ़ाया था ये खत्म हो चुका है, ये सेक्शन खत्म हो चुका है बुकिश, वो सब बकवास है, बताऊंगा ही थोड़ी। अनएक्सप्लेन तो तब होगा जब तू मेरे को पकड़ पाएगा, पकड़ के दिखा, पकड़ ही नहीं पाएगा तू मेरे को। क्या दिक्कत है मेरे को 90 लाख सौदा करने में? नहीं, डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं है, बात ये है, आप एक बात समझो, मैं किसी को 1 करोड़ रुपए दूं और मैं सौदा 90 में करूं, तो मेरी एसेट दिखेगी 90 में। अब मैं कल के दिन बैंक वाले को जाके बोलूंगा भैया 90 लाख की एसेट खरीद, 1 करोड़ की एसेट खरीद रहा हूँ, लोन दे दो, बैंक वाला बोलेगा चूतिया काट रहा है हमारा, 90 लाख की एसेट है। बोला अरे नहीं मैं दिया हूँ 1 करोड़, बोले कहाँ है दिखा। बोला 10 लाख कैश में दे क्या, बोले कहाँ, बोले आप बैठ, पुलिस वाले को ही बुला रहे हैं, 10 लाख कैश दिए, 10,000 से ऊपर कैश नहीं देना था, 10 लाख कैश दिए। मैं तो नहीं कटवाऊंगा, मैं बिल्डर को बोलूंगा घंटा, मैं 1 करोड़ दे रहा हूं, मैं 1 करोड़ पूरा एक नंबर पे दूंगा, साले मेरी एसेट की कॉस्ट कम क्यों करूं? मैं कैश दूंगा, कल के दिन मेरी एसेट की कॉस्ट नहीं होगी, कल के दिन जब मैं बेचने जाऊंगा तो मेरी एसेट की कॉस्ट तो 90 ही दिखेगी। साले मैं खरीदा तब भी लग गई मेरी, जब मैं बेच रहा हूं तब भी लग गई मेरी, मैं डबल तरीके से मरवाऊं अपनी। अरे समझ आया, रियल लाइफ में यही होता है। अब मेरे को बिल्डर बोल के देख ले, मैं तो नहीं मानूंगा बिल्डर की बात, कोई कतई नहीं मानूंगा, कोई हाल में नहीं मानूंगा। क्यों मानूं, पागल हूं क्या भाई? मैं क्यों अपनी एसेट की कॉस्ट कम कराऊं जबकि मैं पैसा दे रहा हूं? नहीं दे रहा होता तो चल बात भी समझ आती, अरे दे रहा हूं मैं, मेरे जेब से पैसा जा रहा है। अरे समझ, इसीलिए बिल्डर आजकल रो रहे कि कोई आदमी कैश देने को तैयार ही नहीं है, लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। जब कल के दिन मैं बिल्डर से लेने के बाद वो घर किसी को बेचने जाऊंगा तो सामने वाला पूछेगा नहीं भैया आपकी रजिस्ट्री कितनी की थी, मैं चाह के भी 1 करोड़ नहीं बोल पाऊंगा, सर 90 लाख की थी, जबकि मेरे जेब से उस टाइम कितना गया होगा, मेरी तो लग गई ना। समझ आई बात, बैठा दिमाग में, लगा के रख दिया हम बिल्डर्स की। अब बिल्डर टैक्स की चोरी नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो आजकल के बिल्डर्स रोड पे आ गए, रो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब दिक्कत आ रही है क्योंकि ब्लैक मनी का साधन ही खत्म कर दिया। अब पहले बहुत था, इसीलिए पुराने बिल्डर जो पैसा पीट लिए वो पीट लिए, अब वाले बिल्डर्स नहीं पीट पा रहे, पुराने जो पीट लिए वो पीट लिए, बहुत पीटे वो लोग तो। समझ आई बात, बैठा दिमाग में। अब ध्यान देना सर, ये पहला केस था। सर दूसरा केस, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ मैं बिल्डर को बोला सुनना तेरे को 5 लाख रुपए दे रहा हूं बट कैश में देता हूं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस कैश की कोई अकाउंटिंग होती है? नहीं, इस कैश की कोई अकाउंटिंग नहीं है। अब सरकार बोली सुनो भैया, जब आपने चेक से दिया था तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो लिए थे वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन के लिए थे, ये जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन के लिए थे। पर अगर आपने कैश में दिया तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो लेंगे कंपेयर करने के लिए वो डेट ऑफ रजिस्ट्री वाले दिन की लेंगे। मैं बोला पागल हो बे, वो 25वें फ्लोर में मेरा घर बन रहा है, अबे उसको बनने में 3 साल लगेगा। सरकार बोली हम बोले थे जा तू बिल्डर से लड़ और बनवा जल्दी, मैं क्या करूं? नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे हो, अबे 3 साल बाद इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ जाएगी, सरकारी रेट, हर साल इन्फ्लेशन आता है, साल महंगाई बढ़ती है। सरकार बोली थैंक यू हमें बताने के लिए, हम ही सरकारी रेट निकालते तू हमें ही समझा रहा है। मैं बोला नहीं आप नहीं समझे मेरी बात, मान लो डेट ऑफ रजिस्ट्री वाले दिन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ हो गई, सरकार बोली वेरी गुड तू तो गया, अब तू तो पूरा धोबे आंसू गया। अब तू सुन, अब तेरे साथ चौथा केस होगा, वो है चमत्कार। सरकार बोली तेरा सेल कंसिडरेशन प्लस 10% कर ले, तेरा सेल कंसिडरेशन कितना था 1 करोड़, प्लस 10% कितना हुआ 1 करोड़ 10 लाख,
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हुई? 2 करोड़। ऑब्वियसली 2 करोड़ ज्यादा है सर। सेल कंसेशन कितना हो जाएगा? बिल्डर बोला मैं तो सुसाइड कर लेता हूं। बेचा 1 में था, आप लगा रहे हो 2 करोड़ पे टैक्स, पैसा ही नहीं मिला 2 करोड़। सरकार बोली और लेगा कैश? लेगा कैश तो बता, लेके दिखा कैश। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा, इसमें दुख मेरे को नहीं होगा, मैं तो 2 करोड़ कैश मैं तो 2 करोड़ पैसा दे दूंगा, मेरे लिए तो 2 करोड़ कॉस्ट हो गई। मर तो बिल्डर गया ना। अच्छा, मैं 2 करोड़ दूंगा कि 1? 1। सरकार के हिसाब से मैंने 2 करोड़ दिया, मैं घंटा 2 दिया हूं, मेरा तो सौदा ही 1 में हुआ है, मैं तो 1 ही दिया हूं। अब समझो, बिल्डर को मुझसे मिला 1 है, उसका टैक्स 2 करोड़ में निकलेगा, जबकि उसको 1 करोड़ की इनकम ही नहीं हुई है एक्स्ट्रा, और उस 1 करोड़ पे वो 30% टैक्स पे करेगा। 30 लाख रुपए अपने जेब से। समझ आया? कहानी समझ आई है? बैठा दिमाग में? बिल्डर कान पकड़ लिया, बिल्डर बोलता मेरे बाप मैं कैश में तो काम नहीं करूंगा। मैं बोला यही चीज तो तेरे को शुरू से समझा रहा हूँ, जिस दिन एग्रीमेंट कर रहा है उस दिन जो पैसा लेता है, टोकन मनी या जो बोल के भी लेता है, टोकन पगड़ी जो बोल के लेता है, कैश में मत ले, अदर देन कैश ले। अगर अदर देन कैश है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली रहेगी। अगर कैश में है तो डेट ऑफ रजिस्ट्री वाली दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके कंपेयर करेंगे। फिर समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक स्टूडेंट ने बोला सर एक बात बताओ, क्या हमें जो पैसा देना होता है वो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट देना होता है? यस। एग्रीमेंट हो गया उसके बाद पैसा देते हो तो काउंट नहीं होगा। फिर वो रजिस्ट्री वाले दिन की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। मतलब अगर मान लो एग्रीमेंट हुए 29 को, तो आपको जो बिल्डर को देना है चाहे कैश में दो चाहे अदर देन कैश दो, 29 को ही देना है। अगर आपने 30 दिया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की हो जाएगी? अच्छा, डेट ऑफ, अच्छा रजिस्ट्री वगैरह समझते हो ना, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री? रजिस्ट्री तब कराते हैं जब सामने वाला हमें प्रॉपर्टी हैंडओवर करता है। बिल्डर तो हवा में मेरा घर रखा है, अभी हैंडओवर कहाँ की है, तो मैं अभी रजिस्ट्री थोड़ी कराऊंगा, रजिस्ट्री तो बाद में होगी सर। समझ आ रहा है? इसीलिए आज जितने भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आप लोग जनरली देखते हो, कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट निकलता है तो बुकिंग हो जाती है, बुकिंग, सिर्फ बुकिंग होती है, बिकता थोड़ी के सर, बुकिंग होती है। जब बिल्डर वो घर उसको बना के देगा तब तो वो बच्चा वो पैसा देगा, पहले से कौन देता है? पागल है क्या कोई पहले से दे देगा पूरा पैसा? कोई नहीं देता। समझ आई बात? क्लियर हुआ? सबको दिमाग में बैठा है ये? तो इसको हम सिंपली ऐसे ही याद रखते हैं, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, बट आप ऐसे याद रखो तो ज्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से हमेशा याद रहेगा। इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये एग्रीमेंट है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर चेक से देगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली, कैश से देगा तो डेट ऑफ रजिस्ट्री वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। नोट कर लो इसको, पहले इधर वाला नोट करो फिर उधर वाला नोट करना। इसको हटा देता हूँ यार, ये मत नोट करो। सर पीजीवीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, आईएचपी, थ्योरी लिखने नहीं आता, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। प्रोविजन पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रोविजन पता होना चाहिए, आपको क्या एग्जाम में ये बोलेगा 43 सीए लिखो, बड़े हो गए हो अब, ये सब नहीं होता, ये सब लॉ में होता है।
इधर वाला हो जाए तो बताना फिर मैं खसकाऊँगा। और इसको तो अच्छे से नोट करके रख लो, आखिरी दिन यही देखना है, कोई प्रोविज़न नहीं पड़ेगा आखिरी दिन, यही देख के जाना है। लिख लिया इधर वाला? चलो, अब इधर वाला नोट कर लो। ये मैं हटा रहा हूँ, रुको। ये 80-80 बीच में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब लिखो। कल छुट्टी चाहिए क्या? नहीं, नहीं। कौन-सी है? जाओ मेरे से छुट्टी ले लो। नहीं, क्योंकि कल मेरी फाइनल की क्लास नहीं थी, तो मैं सोच रहा था इंटर की ले लूँ, बट तुम लोग की तो बाप रे बाप, पहले ही इतनी क्लास रहने दो। जाओ जी लो ये ज़िंदगी। हो गया? बीच में 1 दिन छुट्टी शायद मैं लूँगा ना? डेट फिक्स नहीं है, बट मैं भी छुट्टी लूँगा 1 दिन। हो जाए तो बताना, स्क्रॉल करता हूँ।
हुआ सबका? चलो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन बनाते हैं, लेट्स सी कितना हम सीखे ये प्रोविजन अप्लाई करना। ठीक है, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज ट्रांसफर मतलब क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा था ना 10% का क्वेश्चन, ये देखो ये। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाने से पहले एक सिंपल सा आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान एग्रीमेंट और रजिस्ट्री उसी दिन करवा ले? हो सकता है। बना बनाया बिल्डर का घर हो, मैं गया जाके यही दे दे, तो रजिस्ट्री और एग्रीमेंट उस केस में एक ही दिन में हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का? फिर सरकार बोलती है जब उसी दिन उसी साल हो गया, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैसे बदलेगी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हर साल निकलती है। तो अगर एग्रीमेंट उसी दिन हो गया, रजिस्ट्री उसी दिन हो रही है, या मान लो 2 महीने के अंदर हो रही है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में चेंज ही नहीं आएगा। फिर तो वो एक ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी सर, वही लेना होगा। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? चलो ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको अभी इसमें तो अभी बहुत लड़ाइयां बची है, इतने समय थोड़ी कहानी बनती है, अभी बहुत लड़ाइयां हैं। चलो ध्यान देना, सेक्शन 43C है, क्या बोलता है देखो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है, डेट ऑफ एग्रीमेंट की, डेट ऑफ रजिस्ट्री की, कंसिडरेशन दिया है सर एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, एंड डेट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर ऑन अकाउंट पेड चेक, चेक से पैसा मिला है। चलो सर डेट ऑफ एग्रीमेंट कब है? 15/7। सर पैसा कब मिला है? क्या ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट मिल गया? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पैसा कैसे मिला है? चेक से मिला है सर। तो हम तो सीख क्या है सर, चेक से मिलता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेते हैं? डेट ऑफ एग्रीमेंट की, ठीक है, डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेते हैं। तो एग्रीमेंट की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 26,40,000। यहां तक क्रिस्टल क्लियर? सर मैंने कितने में बेचा है? 24 लाख। तो सिंपल, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%, 24 लाख प्लस 10%, 26,40,000 आएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 26 लाख है, 26,40,000 है, 26,40,000 है। सर क्या ये इसमें कवर हो जा रही है? हाँ सर, एग्जैक्ट इतनी ही आ रही है सर। तो मेरा सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 24 लाख सर। 10% का मेरे पास क्वेश्चन था ना, मैं उसमें कवर हो गया सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जो लिखे हो ना बस उसी से बन जाएगा ये। अगला है सेकंड केस, फिर वही बात, सर एग्रीमेंट कब है? 10/7 को। सर पेमेंट कब किया है सर? 10/7 को, तो एग्रीमेंट वाले दिन ही पेमेंट कर दिया, वेरी नाइस। क्या चेक से किया है? हाँ सर, तो इसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे 27 लाख। सर पर मैंने कितने में बेचा है? अब लोचा हो गया सर, क्योंकि सर फिर से वही करूंगा मैं, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%, सेल कंसिडरेशन 24 लाख प्लस 10%, 26,40,000। पर सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर? सर क्या ये इससे ज्यादा हो गई? हाँ सर, तो इस केस में मेरा सेल कंसिडरेशन कितना होगा? समझ आया कैसे हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? चलो, अगर ये दो केस समझ आए तो थर्ड वाला केस खुद ट्राई कर, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। बस डेट्स ध्यान से देखना, अभी भी बोल रहा हूँ डेट्स ध्यान से देखना, नहीं तो आंसर गलत होंगे। ट्राई करो।
आप मुझे सीधा सेल कंसिडरेशन बताना सर। एक का आंसर 35 लाख, और किसी का? बाकियों का भी देख लेते हैं। लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, सेल कंसेशन प्लस 10% सब कर लो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर, कहीं नहीं भगना है। है 35 लाख आ रहा है सर। क्या यहाँ पर पेमेंट एग्रीमेंट की डेट के बाद हुआ है? तो सर क्या रजिस्ट्री वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे? सर रजिस्ट्री वाले दिन तो 35 लाख है, बाप रे बाप। सर मैं तो 24 लाख में बेच रहा हूँ, 24 लाख प्लस 10% भी करूंगा तो भी वो 26 लाख 40,000 आता है। मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 35 लाख है। गधा है ये बिल्डर, मर गया बेचारा। इसका सेल कंसिडरेशन 35 लाख। नेक्स्ट वाला बताओ। थर्टी के 35, 30 लाख। समझ आया कैसे आया 30 लाख? क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर? यहां तक थी आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी। ये तो बहुत आम जिंदगी थी सर, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है सर। चलो सर, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे तरफ ही ध्यान देना सर। मान लो बिल्डर जो अपना बिल्डिंग्स बनाया था, वो बनाया था मौदापारा में, है ना? आपको ही पता है मौदापारा कैसा एरिया है। दिक्कत कहां पर है पता है? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मौदापारा में ना कोई प्रॉपर्टी का रेट नहीं देगा। क्या बोलना चाह रहा हूं समझे? मौदापारा में कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहता है। खरीदना नहीं चाहता है तो कोई प्रॉपर्टी का पैसा वहां ज्यादा देना नहीं चाहता है। दिक्कत क्या है पता है? इस बार बिल्डर बोला, सुनो, मैं मानता हूं आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, वो एक एग्जांपल ले लो, अभी जो अपन ये पढ़ रहे थे, मान लो ये पहला वाला केस ही। बिल्डर बोला कि मैं मानता हूं आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख है, पर जब मैं बेचने में जा रहा हूं तो सर वहां पर लोग 50 लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट बोली क्यों? मैं बोला आपको नहीं पता मौदापारा कैसा है? नहीं पता है तो एक दिन रात को चले जाओ, समझ आ जाएगा आपको कैसा है। आ गए वापस तो ठीक है, नहीं आए तो समझ लेना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सही थी। ठीक है, तो सरकार बोली यार ऐसे तो नहीं हो सकता, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे। तो बोला ये तो गलत है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बेचने को तैयार हूं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में। अबे कोई खरीदेगा तब तो। मैं बोला ए लो प्रॉपर्टी की चाबी, आप बेच के दिखा दो। सरकार बोली ऐसा थोड़ी होता है यार, ये मैं क्यों बेचू भाई, तेरा भी प्रॉपर्टी तू बेच। मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ही बेचना चाहता हूं, पर मैं जब बेचने जा रहा हूं तो कोई ले ही नहीं रहा है। अरे 50 लाख में मुश्किल से लोग मिल रहे हैं वहां पर, जिस टाइप का एरिया है वो। सरकार बोली ठीक है, एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, अपन दोनों लड़ते नहीं है। अपन ना एक रजिस्टर्ड वेलवेयर को बुलाते हैं, जिसको अपन प्यार से इनकम टैक्स में वैल्यूएशन ऑफिसर बोलते हैं। हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाते हैं। ठीक है, मैं बोला ओके बुला लो। मैं बोला मना किया, बुला लो किसी को, वो बताएगा वहां पर क्या रेट बनता है। तो हम दोनों चले गए किसके पास? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। ठीक है, ध्यान रखना सर, सरकार की तरफ से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख, मैं सेल कंसेशन कितना बोल रहा हूँ? 50। क्रिस्टल क्लियर? हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए, वैल्यूएशन ऑफिसर को बोले सुनो, मौदापारा में प्रॉपर्टी का रेट नहीं आ रहा है, जितना सरकार बोल रही है उतना तो और भी नहीं आ रहा है, हम क्या करें? वैल्यूएशन ऑफिसर बोला रुको, मैं वहां जाके आता हूँ, मुझे समझ आएगा कि वहां प्रॉपर्टी का रेट क्या है। मैं बोला आ जाना, आप आओगे तो पैसा दूंगा, नहीं आए तो नहीं दूंगा। आपके आने के बाद ही पैसा दूंगा, वैल्यूएशन करेगा तो पैसा तो देना पड़ेगा ना उसको।
ठीक है, अब वो मान लो कि वैल्यूएशन करने गया, ठीक है, ध्यान देना, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला भाई वहां तो प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ है। मैं बोला अबे वो पागल सन की, कहां से वैल्यूएशन करना सीख के आया है? बोले ना 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 ना, वहां पर प्रॉपर्टी 1 करोड़ में भी लोग लेने को तैयार है। बोला अबे मार डालेगा क्या बे, साले सरकार बोलती 90 लाख, मैं मुश्किल से 50 में बेच रहा हूं, तू अलग ही चल रहा है, 1 करोड़ अलग ही दिशा पे चल रहा है। सरकार भी खड़ी थी बाजू में, 3 लोग थे सर, मैं, सरकार और वैल्यूएशन ऑफिसर। सरकार बोली ए देख, हम तो इज्जत से 90 बोल रहे थे, ये 1। सरकार बोली अब सुन, तू हमारी बेइज्जती किया, हम तेरे को 90 बोले थे, तू माना नहीं, अब सेल कंसिडरेशन 1 करोड़। मैं बोला मैं तो 50 में बेच रहा हूँ। सरकार बोली बचे 50 में तू देना टैक्स। बोला ऐसे क्यों नाराज होते? मैं बोला आप बहुत समझदार हो, अपन सेल कंसिडरेशन इसी को ले लेते। बोला आप बुरा क्यों मानते हो, आप लोग सही थे, ये गधा है, गधा, अनपढ़ है ये, अनपढ़, जाहिल गवार है ये, आपकी वैल्यू ही सही है, आप भगवान हो, आप ही की वैल्यू लेंगे अपन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यही हमारा सेल कंसिडरेशन। समझ आया? तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा बोलता है तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, पक्का। दूसरा केस, सर वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला भाई वहां पर प्रॉपर्टी तो 40 लाख की है। अब मैं सरकार को बोला ए देख, सरकार बोली ये गधा है। मैं बोला नहीं, गधा नहीं बोलना, दोनों मिलके अपॉइंट किए थे इसको, गधा नहीं बोलना, बेइज्जती नहीं करना। 40 लाख बोल रहे, मैं तो वही मानूंगा। सरकार बोली पागल है, 50 में तो तू बेच रहा था साले। बोले नहीं नहीं नहीं, वो 50 गलती से बोल दिया। बोले गलती कुछ नहीं होती है, तू ही बताया था तू 50 में बेच रहा है। तो मैं बोला वो तो वैल्यूएशन ऑफिसर 40 बोल, ना ना ना, तू बेचा है 50 में। सरकार बोली तू बेच रहा है 50 में, तो सरकार बोली सेल कंसिडरेशन 50 होगा। ठीक है चल, हम हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेते, ठीक है तेरी वैल्यू ले लेते। ये 2 केस समझ आया? तीसरा केस, ध्यान से सुनना, मजेदार है। तीसरा केस, वैल्यूएशन ऑफिसर बोला भाई वैल्यू 70 लेके, मर गए। अब आप समझो बहुत बड़ी दिक्कत है, साला ना इधर का है, ना घर का है, ना घाट का है, ना सरकार के तरफ है, ना मेरे तरफ है। सरकार बोली 90 लाख लेंगे। मैं बोला देख लो आप ही का आदमी है वैल्यूएशन ऑफिसर, 70 लाख बोल रहा है। मैं बोला 50 लेंगे। सरकार बोली 50 क्यों? मैं बोला वाह, मैं तो 50 में बेचा ना। सरकार बोली ना ना, तू और मैं मिलके डिसाइड किए थे कि अपन वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएंगे। इस केस में सरकार बोली देख, तेरे मेरे बीच लड़ाई है, 50 तो नहीं लेंगे, 50 तो नहीं लेंगे। मैं बोला 90 में लेने नहीं दूंगा, 50 आप लोगे नहीं, 90 में लेने नहीं दूंगा। सरकार बोली वही तो समझा रहे हैं, इस केस में वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है वही ले लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मैं बोला प्यार से आप मुझे इतने का कंक्लूजन क्या देना चाहते हो? इतने का कंक्लूजन सिंपल, एक लाइन पे, सर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर सरकार, दोनों में विच एवर इज लोअर, करके देख लो वही आ रहा है, दोनों में विच एवर इज लोअर। आप ये दोनों केस चेक कर लो, फर्स्ट और थर्ड, दोनों में विच एवर इज लोअर। समझ आया? एकदम सिंपल शॉर्ट क्रक्स में, वैल्यूएशन ऑफिसर और सरकार की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों में विच एवर इज लोअर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? ये बहुत प्रैक्टिकल केस है, मैं आपको बता रहा हूँ, रायपुर में ऐसे कई जगह है सर जहां पर सरकारी रेट ज्यादा है, प्रॉपर्टी का पैसा नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ नहीं मिलता, ट्राई मार के देख लो, मौदापारा में प्रॉपर्टी खरीद के देख लो, मौदापारा, कमासी पारा,
ये बैजनाथ पारा, ये सब जगह खरीद के देख लो आप, प्रॉपर्टी के रेट्स ही नहीं आते हैं सर, आते ही नहीं है। कसाई खाना, ये सब जगह प्रॉपर्टी खरीद के देख लो, नहीं आते प्रॉपर्टी के रेट्स। यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है सर, लोग लेना ही नहीं पसंद करते इस जगह पे। अब देखो, आप जो उस टाइप से हैं वो लोग तो ले ही लेंगे, बाकी लोग नहीं शिफ्ट होते उधर, जाते ही नहीं है सर, जाते ही नहीं है। आ रही बात समझ? क्लियर हुई बात? तो अगर मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर तक पहुंचा तो हमेशा याद रखना, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर सरकार, दोनों में विचएवर इज लोअर, वो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फिर वही 10% की लड़ाई रहेगी सर। क्लियर हुआ? चाहो तो इसको लिख लो, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज पर गवर्नमेंट, दोनों में विचएवर इज लोअर, लोअर लिया जाता है सर। आपकी इच्छा, विचएवर इज लोअर, बट लोअर में भी सब्जेक्ट टू सेल कंसिडरेशन, क्योंकि अगर आपका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो फिर वो ले लेंगे। ये वाला जो सेकंड केस बताया था ना सर, आपका सेल कंसिडरेशन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ही ज्यादा है तो फिर वही लेंगे ना सर, कम क्यों लेंगे? चाहो तो इसको नोट कर लो, ये ऐसे ही याद रखने लायक है। अरे यार, चश्मा लेने जाना, कल छुट्टी देता हूँ, कल चश्मा लेने आऊंगा। बहुत हो गया ये फ्रेम, अब चेंज करते फ्रेम। कौन से कलर के लिए? ब्लैक तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत पहन पहन के बोर हो चुका हूँ ब्लैक। सिल्वर अच्छा लगा था मुझे, बहुत प्यारा लगा था, लेंस कार्ट में सिल्वर देखा था, ऑसम लग रहा था सिल्वर, बट वो फुल फ्रेम वाला सिल्वर था, समझ रहे? पूरा फुल फ्रेम सिल्वर, वो मस्त लगा था मेरे को। एक वो पसंद आया था, एक मेरे को डार्क नेवी ब्लू होता है ना, एकदम डार्क नेवी ब्लू, वो एक मस्त लगा था मेरे को। एक गाजरी कलर होता है ना चश्मे का, एकदम डिफरेंट कलर था वो चश्मे का, गाजरी कलर मस्त लगा था मेरे को, हाँ मेरी गाड़ी से ही मैच हो जाएगा, कार से, सोचा था वही। फिर मैं इसलिए रुक गया, मेरे को लगा थोड़ा सा गर्लिश टाइप का हो रहा था, आई वॉज नॉट श्योर, छोड़ दिया मैं। तीसरा एक येलो देखा था, माँ कसम उसको मैं पहन लेता ना, ये भगवान, बच्चों को पढ़ाता कैसे राम मालिक। ये नोट कर लिए? कर लो तो बताना, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो, ये पूरा एक सेक्शन, पूरा एक सेक्शन 1 घंटे की क्लास ले गया मेरी, एक सेक्शन 1 घंटे की क्लास ले लिया, इतना बवाल है ये सेक्शन। इसलिए बोलते हैं सेक्शन 40 के बाद जो आप पीजीईपी पढ़ते हो वो रियल पीजीईपी पढ़ना स्टार्ट करते हो। एक एक सेक्शन पूरे 1 1 घंटे की क्लास ले जाते हैं, पूरा 1 घंटा साफ कर दिया एक सेक्शन। हो जाए तो बताना ना, हो गया? आओ सर, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा इजी है, सिंपल है, बट इसके बाद वाला सेक्शन तो बाप रे बाप पूरी क्लास ही ले जाएगा, आज की नेक्स्ट क्लास सब ले जाएगा वो, ध्यान देना सर। सेक्शन 44 डबल ए, 43 के बाद 44, 44 डबल ए। सर ये क्या है? ये बोलता है सर बुक्स किसको मेंटेन करनी है, मतलब बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, बोले हाँ, तो तू अकाउंट्स में नहीं पढ़ता क्या? अकाउंट्स में हम कितने साल बुक्स मेंटेन करते हैं? 8 साल। इनकम टैक्स बोलता है 6 साल, 6 साल बुक्स मेंटेन करना है, बस बस 6 साल ही बुक्स मेंटेन करना है। इन्होंने बोला सर कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, इन लोगों को बुक्स तभी मेंटेन करना है जब इनका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा जाएगा सर,
और लगातार 3 साल 1,50,000 से ज्यादा जाएगा। मैं बोला ये कौन है स्पेसिफाइड प्रोफेशन? सरकार बोली लीगल। बोला मतलब लीगल मतलब ये एडवोकेट वगैरह आ गया सर। मेडिकल। आपको क्या लगता है ये डॉक्टर लोग 1.5 लाख रुपए भी नहीं कमा पाएंगे साल भर में? वे कौन सा डॉक्टर है बे, झोला छाप भी इंजेक्शन लगा के 1.5 लाख से ऊपर कमा रहा है। इंजीनियर का थोड़ा नहीं, वो भी ठेला लगा के कमा रहे हैं। आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, एक सीए 1.5 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा। साल भर का इंटर्न इससे ज्यादा कमाता है। ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट और एनी अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। एमबीए आएंगे कि नहीं? अरे एमबीए तो सुने हो ना, आएंगे कि नहीं देख लो आपके सामने है। आएंगे कि नहीं? अरे आएंगे ना, इतनी भी बेइज्जती मत करो सालों, एमबीए थोड़ा इज्जत तो किया करो, एमबीए भी है ठीक है। अच्छा बीकॉम? सर वो प्रोफेशन ही नहीं होते हैं। ठीक है, बीकॉम नहीं आएंगे सर, बीकॉम नहीं आएंगे। ठीक है सर, इन लोगों को बुक्स तभी मेंटेन करना है सर जब इनका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा होगा और तीनों साल में, इन ऑल ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। इस साल इनको बुक्स तभी मेंटेन करना पड़ेगा जब इसके पहले के 3 साल इनका टर्नओवर एक्सीड करेगा। आप लॉग इन करो मैम, ओटीपी ले लो, मेरा फोन ले लो। इसमें से नहीं, मेरे में लॉग आउट होता है नहीं है वो। आप जैसे ही लॉग इन करोगे ना मैम, मेरे में लॉग आउट हो जाएगा अपने आप। हाँ मैम। सर अगर मेरे को ये चेक करना है कि 24-25 में मैं बुक्स मेंटेन करूं कि नहीं, तो मुझे चेक करना होगा कि ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स का इससे पहले के 3 साल में 1,50,000 से एक्सीड किया कि नहीं किया। अब एक डॉक्टर बोला ये तो मेरा पहला साल है। सरकार बोली गधे, जब ये तेरा पहला साल है तो इससे पहले के 3 साल कैसे चेक करेंगे? फिर तेरा हम इसी साल चेक करेंगे। सारी बात समझ, और 1,50,000 ऐसे ही चले जाएगा। अभी ग्रॉस रिसिप्ट बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं मैं। ग्रॉस रिसिप्ट है ये, सेल्स टर्नओवर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही चले जाएगा। 1,50,000 भी नहीं कमा सकते तो फिर प्रोफेशनल क्यों कहलाते हो? बीकॉम वाला कहलाओ साले। हरी बात समझ। आगे देखो सर, इनको क्या क्या बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। देखो कैश बुक, जनरल लेजर, सर ये आप लोग पढ़ो। देखो कार्बन कॉपीज, काउंटर फॉइल्स, बिल ऑफ बिल्स, रिसिप्ट्स। 25 रुपए से ज्यादा का बिल मेंटेन करना है तो आप साहू की 2 चाय पी लो, बिल नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 20 ही रुपए की होगी ना। 25 से ऊपर का ओरिजिनल बिल चाहिए सर, जहां पर आपने खर्चा किया है 50 रुपए से ऊपर। अगर 50 रुपए से ऊपर की हो तो ओरिजिनल बिल चाहिए। समझ आया? एडिशनल बुक्स, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो तो कुछ एडिशनल बुक्स है सर, क्योंकि मेडिकल वालों का ना सर जो मेडिकल का स्टॉक होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो पता चला एक डॉक्टर ही ड्रग्स का काम कर रहा है। उनको डेली रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि इनका काम थोड़ा ऐसा ही है सर कि इनको ये चीजें डिटेल एक्स्ट्रा मेंटेन करनी पड़ती है। अदर एसएससी, वर्धमान सर, वर्धमान सर बिजनेस में, वर्धमान सर प्रोफेशन में नहीं है, बिजनेस में। अगर मैं प्रोफेशन में होता तो मेरे लिए लिमिट 1,50,000 है, और मैं प्रोफेशन में नहीं हूं, मैं बिजनेस में हूं। सरकार बोली अगर आप बिजनेस में हो तो अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, मैं बोला मैं तो इंडिविजुअल हूं। सरकार बोली अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा होती है या फिर आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। मैं बोला मेरा टर्नओवर 50 लाख पर मेरी इनकम 2 लाख, तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सरकार बोली हाँ, एक्सीड कर गया ना दोनों में से एक। मैं बोला तीनों साल देखा जाएगा? बोले नहीं नहीं, इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर, तीनों में से कोई भी एक साल।
1 साल भी एक्सीड किया तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। मैं बोला सुनो, अरम इंस्टीट्यूट को कब बुक्स मेंटेन करना है? सरकार बोली अरम इंस्टीट्यूट के केस में जब उसकी इनकम 1,20,000 से एक्सीड करे। मैं बोला आराम से कर रही है, या उसका टर्नओवर सर 10 लाख से ऊपर एक्सीड करे। ये दोनों ही एक्सीड कर रहा है सर, बुक्स मेंटेन करना पड़ता है हमें, हम बुक्स मेंटेन करते हैं। कोई बंदा बोला सर मेरा तो पहला ही साल है। सरकार बोली गधे, जब तेरा पहला ही साल है तो उसी साल का देखेंगे, फिर पहले के 3 साल में से कैसे चेक करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर। समझ आया? ये दोनों भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको अभी काट दो, बाद में आगे पढ़ेंगे। सर बुक्स कहाँ मेंटेन करना है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे अपना कमल विहार और टैगोर नगर दोनों है, हम बुक्स यहाँ मेंटेन करते हैं, वहां नहीं मेंटेन होता, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। कितने साल बुक्स मेंटेन करना है? 6 साल। 6 अकाउंट्स में होता है 8। नहीं मेंटेन करोगे तो 25,000 की पेनल्टी, नहीं देंगे। क्या लगता है रियल लाइफ में हम बुक्स मेंटेन करते हैं? हम नहीं करते, सीए करता है, हम करते ही नहीं है, हम बुक्स ही मेंटेन करते हैं। सर जो टैक्स की चोरी करता है वही टैक्स की बुक बनाता है। हाँ, पर सर ये गलत नहीं है। सर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर ऐसा क्यों करते सर? क्योंकि हम सीए को बोलते तू ही कर ये सब काम, हमें करना ही नहीं है। रियल लाइफ में गवर्नमेंट की नजर में बुक्स हम बनाते हैं, सीए उसको ऑडिट करता है। बट रियल लाइफ में होता ही है, बुक्स भी वही बनाता है, ऑडिट भी वही करता है, सब कुछ वही करता है। पहले बुक्स भी गलत बनाता है, फिर उसकी गलतियां भी ढूंढता है, फिर हमें ही बोलता है, फिर ठीक करता है, सब वही करता है, हम कुछ नहीं करते। कुछ लोग अकाउंटेंट को रख के काम करवाते हैं, बीकॉम वाले, एग्जैक्टली बीकॉम और टैली वाले लोग अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग इंटर्नशिप में जाओगे, जब आप लोग का बॉस आप लोग को चिल्लाए, मूड खराब हो, फोन करना एक अकाउंटेंट को, माँ बहन की गाली बकना और रख देना। बोलना तेरी इतनी ही औकात है, सुन, तेरे को सुनना पड़ेगा, तू हमसे तो लग ही नहीं सकता, हम जिस लेवल के हैं, तू लग ही नहीं सकता हमसे, लग ही नहीं सकता, तू हमारे सामने मुंह भी नहीं खोल सकता। क्योंकि अकाउंटेंट जो होते हैं, उनके हिसाब से सैलरी रिसीव होती है तो भी डेबिट होती है, सैलरी देते हैं तो भी डेबिट होती है, इसीलिए वो अकाउंटेंट होते हैं, इसीलिए वो अकाउंटेंट होते हैं। हरी बात समझ, इसीलिए वो अकाउंटेंट होते हैं। सैलरी रिसीव होती है तो भी साले डेबिट करते हैं सैलरी को, क्योंकि वो रट के आते हैं। सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट। आप लोग सुनते हो ना बेसिक अकाउंटिंग के फंडे, बस। अरे समझ, यही फर्क है छपरी, बीकॉम, अकाउंटेंट, टैली और हम में, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। हम भी यही करते थे अपने ऑफिस में बैठ के, इधर आ, बैठ, ये क्या है, जो सुनाते थे, अरे बाप रे बाप, ढंग से काम कर, नहीं तो तेरे बॉस को बोल दूंगा। फिर उसका बॉस उसको खाने भर का देगा, क्योंकि होता ही कितने का नौकर है वो, 8, 10, 15 हजार का तो नौकर होता है। अब समझो, हम भी 8, 10, 15 हजार के ही नौकर होते हैं, पर नौकर नौकर में इज्जत का फर्क होता है। जो आप लोग पूछते हो ना सर कि वाई आर वी स्टडिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इज्जत के लिए पढ़ रहे हैं। पैसे तो 15 हजार टैली से भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते, आ जाएंगे, पर इज्जत नहीं आएगी। इज्जत के लिए पढ़ाई कर रहे हो, पैसे के लिए नहीं पढ़ रहे हो। पैसा तो हर जगह से आ जाएगा, अगली बार महाकुंभ लगे दातुन बेच लेना, बोट चला लेना, पैसा तो वहां से भी आ जाएगा, पैसा तो वहां से भी आ जाएगा। इज्जत के लिए पढ़ रहे हो, पैसे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इज्जत के लिए पढ़ रहे हो। पैसा आ जाएगा सर, पैसा कहाँ नहीं आएगा? सीए की डिग्री रखने के बाद किसके पास पैसा नहीं आया है? जिसको काम ही नहीं करना अलग मैटर है, किसके पास पैसा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई पैसा? अरे समझ, बेटा दिमाग में, मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग शॉक हो जाओगे। एक जन ने मेरे को ना रजिस्टर किया, नाम वाम कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? एक जन ने मेरे को रजिस्टर किया, वो मेरे नाम से मेंटोरशिप करने का सामने वाले से 6,000 रुपए लेता है कि टैक्स में कैसे पास हो। मैं बोला इतनी तो मेरी फीस है इंटर की टैक्स की, 6,000 रुपए मेंटोरशिप का लेता है। हाँ,
उसमें सिर्फ मैं उसको ये गाइड कर देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। ये मैं आपको रोज दिन फ्री में समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना है, और दे भी रहे लोग 6,000। हाँ, वो मुझे उसमें से कुछ देगा, ऑब्वियसली देगा, अदरवाइज मैं क्यों मेंटर करूंगा? तू निपटा ले भाई खुद ही। एक जन और है जो मेरे से डाउट क्लियर कराने का, एक डाउट क्लियर कराने का 99 रुपए लेता है। मतलब मैं तो फ्री में करता हूँ। बोले फ्री में कुछ नहीं होता है सर, मैं तो पैसा लूंगा। पैसा हर जगह से। और जो ये लड़का ये काम करता है, जो लड़का जो कर रहा है ये काम, वो जस्ट सीए फाउंडेशन पास आउट है। तो पैसा है, पैसा कहाँ नहीं है? मैं तो बोल रहा हूँ आपको, पैसा बहुत है, पैसा हर जगह है। आप पढ़ इज्जत के लिए रहे हो, पैसे के लिए नहीं। पैसा तो आ जाएगा यार, पैसा तो लो ना, वो फाउंडेशन पास करके भी कमा रहा है। वो तो पैसा फाउंडेशन पास करके भी कमा रहा है। इज्जत के लिए पढ़ रहे हो आप। कभी कोई पूछे ना क्यों पढ़ रहा है, बोले ठेले वाला मोमोज वाला भी कमा लेता है, बोलना इज्जत। बस इतना ही अंतर है, बोले इज्जत। इज्जत के लिए पढ़ रहा हूँ। कमा तो मोमोज वाला भी रहा है, शायद हो सकता है मुझसे भी ज्यादा कमा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं कमा रहा हूँ, हो सकता है कमा रहा हूँ, पर इज्जत की बात है। मैं जब कहीं जाऊंगा तो मेरी इज्जत अलग है, और मोमोज वाला कहीं जाएगा तो उसकी इज्जत फिर वैसी ही है, वैसी ही है। हम इज्जत के लिए पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ सबको? ये चीज दिमाग में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि एक समय बाद लोग आपसे पूछते हैं कि क्या यू खाड़ लिया 6 साल सीए पढ़ के, क्लियर नहीं हुआ, इतना टाइम लग गया, समय लग गया। बोलना ओके, ठीक है, मैं लाइफ में अपने लेट हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने लाइफ में लेट हूँ, बट एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि कोई आदमी लेट स्टार्ट करे तो वो गधा है। पहली चीज, हो सकता है मैं लेट स्टार्ट किया हूँ, बट जिस जगह से अब मैं स्टार्ट करूंगा ना, वो जगह से मैं कितना फास्ट बढ़ जाऊंगा तो सोच भी नहीं सकता। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सिंपल सी बात है, इज्जत। जब आज तू मैं कहीं जाऊंगा और मैं बोलूंगा ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं सीएमए हूँ, मेरी इज्जत देख लेना। लोग बोलेंगे भाई पढ़ा लिखा है, लोग ऐसे इज्जत करेंगे। तू कमा ले पैसा, पर वो इज्जत पा ही नहीं पाएगा जो इज्जत मैं पाता हूँ, वो इज्जत नहीं पा पाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जो एक स्टूडेंट नहीं सोचता। स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे यार साला 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, सीए ही कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है क्लियर, झंड हो गई है जिंदगी। तो होती है ना, मैं कब बोल रहा हूँ नहीं होती झंड, मेरी भी तो हुई थी, 8 साल लगे थे। पर इज्जत, इज्जत बहुत बड़ी चीज है सर। एक समय बाद ना आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, इज्जत के पीछे भागो, पावर के पीछे भागोगे। आपको लगता है विराट कोहली के पास पैसे कम है? आई डोंट थिंक सो। अब वो इज्जत के लिए जीता है। एक बहुत पोस्ट वायरल हुआ था विराट कोहली का, कि आजकल वो कोई भी अपनी इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं डालता है, डालना बंद कर चुका है इंस्टाग्राम में पोस्ट। सिर्फ सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि बीसीसीआई से उसका पंगा हो गया था, इज्जत। पैसे के लिए नहीं जी रहा है, पैसा उसके पास बहुत है, इतना है कि उसकी 7 पुश्ते बैठ के खाए, इतना पैसा उसके पास। पैसे की तो बात ही नहीं है, इज्जत के लिए जी रहा है वो, रिस्पेक्ट के लिए जी रहा है वो। एक समय बाद आपको समझ आ जाएगा, पैसा तो आएगा यार, पैसा तो आप जहाँ बैठ जाओगे तो आएगा। इज्जत के लिए जियोगे आप लोग, रिस्पेक्ट के लिए जियोगे। अरे बात समझ, समझ आया? 44AA बहुत इजी सा सेक्शन है सर, बुक्स मेंटेन करने का सेक्शन, बहुत सिंपल सेक्शन है। और 44AB सर, ये यही तो सेक्शन है सर, यही तो सेक्शन है जिसके लिए आप लोग करीब करीब 1 महीने तक, 1 महीने तक इंस्टाग्राम में, 1 महीने तक मीडिया में, और आज भी मीडिया और इंस्टाग्राम में लड़ाई चल रही है। टैक्स ऑडिट सिर्फ सीए करेंगे, टैक्स ऑडिट सिर्फ सीए करेंगे। इसी के लिए तो लड़ाई चल रही है। सीएमए इंस्टीट्यूट इसी में तो बवाल किया था, क्योंकि आईसीआई ने क्या किया, अकाउंटेंट की डेफिनेशन से ही सीएमए को हटा दिया, जबकि इनका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इनको अकाउंटेंट बोलते ही क्यों फिर, जब आप इनको अकाउंटेंट की डेफिनेशन से हटा दिए तो?
बट नाम आज भी कॉस्ट अकाउंटेंट है, बट दे आर नॉट अकाउंटेंट। अधिकारी हटा दिए पूरे अकाउंटेंट के। सीएमए वाले इसीलिए टैक्स में काम नहीं कर पाते, इसीलिए वो जीएसटी में काम करते हैं। सीएमए वाले कैसे करेंगे टैक्स में काम, मेरे को बताओ। आप तो उनका अधिकारी छेड़ दिए हो, ये सिर्फ सीए कर सकते हैं। अब सिर्फ टैक्स ऑडिट सीए करता है और कोई नहीं कर सकता टैक्स ऑडिट, इसीलिए टैक्स में सीए को भगवान बोला जाता है। कोई और कर ही नहीं सकता है काम, टैक्स ऑडिट कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सीए कर सकते हैं, सिर्फ सीए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई अलाउड नहीं है ना। सीएस, सीएस को तो बिरादरी से ही बाहर फेंक दिए, सीएमए भी नहीं। सीएमए पहले था, चांसेस लग रहे थे कि सीएमए को भी कॉस्ट अकाउंटेंट बना, ये यहाँ पर डाल देंगे सीएमए को। आईसीआई बोला मेरी ही बात चलेगी, घंटा सीएमए इंस्टीट्यूट की बात चलेगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले सीएमए इंस्टीट्यूट। सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट ऐसे है आपस में, ऐसे है आपस में। सीए इंस्टीट्यूट बोलता है मैं झुकूंगा नहीं, और सीएमए इंस्टीट्यूट कोशिश करता है कि ये थोड़ा झुक जाए। सीए इंस्टीट्यूट बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ ले, नहीं झुकूंगा। आप समझो सीए इंस्टीट्यूट ने सीएमए इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करा दिया। पावर देखो, इसको बोलते हैं पावर। सीए इंस्टीट्यूट आईसीएआई लिखता है, सीएमए इंस्टीट्यूट एक टाइम पे आईसीआई लिखना स्टार्ट कर दिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। गलत तो उन्होंने भी नहीं लिखा था, गलत नहीं लिखा था। सीए इंस्टीट्यूट बोला ना 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 ना, एक आईसीआई, ये एक ही रहेगा आईसीआई। इनको बोला चेंज करो, ये लोग बोले नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आपके बोलने से चेंज करेंगे, बोले ओके ओके। अगला बजट का सेशन वो नाम बदल गया, आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लग ही नहीं सकता इनसे कोई, इनसे नहीं लग सकते कोई, लग ही नहीं पाते, क्योंकि इनकी बात आखिरी मानना ही पड़ता है। अगर इनकी बात नहीं माना, मोदी जी भी अगर इनकी बात नहीं माना, तो सीए छोड़ देंगे, काम संभाल ले, देश संभाल ले और काम कर ले, देश संभाल ले और काम कर ले। तो उन्हें भी पता है, तो वो लगते ही नहीं है इनसे, लग ही नहीं रहे। और क्यों मेरे को नहीं पता, क्यों क्यों जबरदस्ती सीएमए इंस्टीट्यूट बार बार सीए इंस्टीट्यूट को कुचक रहा है, जबरदस्ती कोच के जा रहा है, कोचक कोचक के लड़ाई बढ़ रही है। लड़ाई की चकल्लस में पता है क्या हो रहा है, सीएमए के स्टूडेंट मर गए, वो बेचारे लॉ भी पढ़ते, वो बेचारे टैक्स भी पढ़ते, अपना कॉस्ट तो पढ़ते ही है क्योंकि कॉस्ट उनकी स्पेशलाइजेशन है, वो भी पढ़ रहे हैं, इन्हीं के लग गई है। सीए इंस्टीट्यूट लॉ छोड़ दिया, सीए इंस्टीट्यूट कॉस्ट छोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों हमारी स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। मैं क्या करूं कॉस्ट पढ़ के, जब कॉस्ट अकाउंटेंट पहले ही जिंदा है सर, वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज के लिए, मैं क्या करूंगा उसको पढ़ के। लॉ के लिए सीए जिंदा है, मैं क्या करूं उसको पढ़ के। मेरे को सिर्फ बेसिक जानना है कि कंपनी में क्या होता है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं फाइनल में सीए बनने के बाद लॉ में काम नहीं करने वाला, ना ही कॉस्ट में करूंगा। हटा दिए सीएस इंस्टीट्यूट तक, मान ली सीए वालों की बात, बोले हाँ ठीक है बात तो सही है, हम भी टैक्स हटा दिए, उन लोग टैक्स हटा दिए, कॉस्ट हटा दिए। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है मैं घंटा दोनों की बात मानूंगा, मैं अपने बच्चों को सब पढ़ाऊंगा। अजीब पागल है, अजीब पागल है। मेरे को एक बात बताओ, कौन पूरे रायपुर में सीएमए होके लॉ में काम कर रहे हैं, मिलवा दो एक जन से भी। या तो जीएसटी में काम कर रहे हैं, कॉस्ट में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, कोई लॉ में काम नहीं कर रहा है। और मर मर के क्या क्या लॉ नहीं पढ़ा रहे सालों को। कंपनी लॉ पढ़ ही रहे, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ ही रहे, पता नहीं अदर लॉ में अंडरस्टैंड लॉ पढ़ ही रहे, भगाब। अच्छा, और उसमें भी बच्चा ना क्या पढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट का धोखा है। इंस्टीट्यूट सही में राम मालिक, क्या बेवकूफ बना रहे बच्चे भी। घंटा कोई नीचे के लॉ पढ़ रहा है पूरे, उन्हें भी पता है पूरे लॉ पढ़ने के बाद जिनके एक आध क्वेश्चन कोई आता है उसमें से, वो भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ते, ये पढ़ लेते, बस इतना ही आएगा। तो रखे ही क्यों, हटाओ ना, हटा रहे नहीं हो। आपको उनको स्पेशलाइज करना है और कॉस्ट में स्पेशलाइज करो, करवाओ ना, और बेटर बनवाओ उन्हें कॉस्ट में। मुझे नहीं पता, कोई और कॉस्ट के कोर्स होते होंगे तो उनमें डाल दो, एक सब्जेक्ट डालना है तो आपको। पर हटाओ लॉ को, क्यों रखे हो लॉ, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। क्यों टैक्स रखे हो जबकि उनको टैक्स का पावर नहीं देते हो। पावर तो बेचारे टैक्स पढ़े तो गलत भी नहीं, पूरा इनकम टैक्स सेम पढ़ते हो हमारे से। फाइनल में सी और सी में साथ में बैठता है इनकम टैक्स में, साथ में सेम टॉपिक पढ़ता है, सेम। बट आप सोचो किसी को मैं ये बोलूं तू मर मर के 1.5-2 साल ये पढ़, एग्जाम दे दे, काम नहीं करेगा तू इसमें।
बोलेगा वाओ क्या कटा है लेवल पे, मतलब क्या काट रहे हो आप मेरा, क्यों कर रहा है सीएमए इंस्टीट्यूट, मेरे को ये नहीं पता, बिल्कुल गलत है ये सीएमए इंस्टीट्यूट का, उनको ये चीज करनी ही नहीं चाहिए, वो समझ ही नहीं रहे, बच्चे पे पीयर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आपको स्पेशलाइज बनाना है उन्हें कॉस्ट में बनाओ, पता नहीं क्या सोच के चलते हैं इन लोग, राम मालिक। चलो भाई, टैक्स ऑडिट की कहानी है, टैक्स ऑडिट तो सीए ही करेगा सर, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता सर। फॉर्म 3CB 3CD फाइल होता है सर, अभी आप लोग छोटे हो, जिस दिन आप लोग ऑफिस जाओगे काम करने, तो आपको फॉर्म 3CB 3CD फाइल कराया जाएगा। मेरे स्टूडेंट पहचान के नाम बता रहा हूँ, रितेश है और भी स्टूडेंट है सीएमए के, मैं उनसे पूछा इंटर्नशिप में क्या कर रहे हो, बोले सर ऑडिट वगैरह करते हैं, मैं बोला ऑडिट, बोले हाँ सर पूरा काम करते हैं, फिर साइंस सीए कर देता है। बोले तू ये काम क्यों सीख रहा है, तू गलत जगह हाथ पैर मार रहा है, तू जीएसटी का काम सीख, जीएसटी में तेरा साइन भी अलाउड है, इसको तो मत सीख कम से कम। बोलता है सर कैसे करोगे, ऑप्शन ही नहीं है, जो काम बोलते हैं करना पड़ता है सर, मना थोड़ी करोगे। और पता है अगर आप वहां पर बहस करोगे ना ऑफिस में कि सर ये तो हमारा काम ही नहीं है करके, तो वो सीधा बोलेगा क्यों तेरे सिलेबस में नहीं है क्या बोलोगे है सिलेबस में, लिटरली यही बोलते हैं तुम्हारे सिलेबस में तो है, जब तू पढ़ के आया तो तेरे को काम करने में दिक्कत क्या है, वहां खत्म, स्टूडेंट कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ये ना बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है सीएमए वालों के साथ, वो ये समझ ही नहीं रहे कि आप सीएमए स्टूडेंट्स को और गधा बना रहे हो, आप उन्होंने फील्ड स्पेशलाइज बनाओ, जिस फील्ड के हैं वो उन्हें उस चीज के स्पेशलाइज बनाओ, वो बहुत अच्छा काम कर लेंगे। आप जबरदस्ती उनको सब चीज घसीटना चाहते हो, उनसे लॉ भी पढ़वाते हो, उनसे टैक्स भी पढ़वाते हो, कॉस्ट भी पढ़वाते हो, और कुछ बचा है तो वो भी करवा लो, पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आता। चलो देखो सर, टैक्स ऑडिट किसको करवाना पड़ेगा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए लिमिट 3 है सर, 1, 2, 10, 3 लिमिट याद रखना है, 1, 2, 10, 10 और 2 करोड़ की जो लिमिट है वो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, एक जनरल लिमिट है, जनरल वाली लास्ट में पढ़ते हैं, पहले 2 और 10 वाली पढ़ते हैं। देखो पहले हम 10 करोड़ की लिमिट पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट, एग्रीगेट मतलब उसको कहीं से भी पैसा मिला हो, कहीं से भी माल बेच के मिला, एसेट बेच के मिला, कहीं से भी पैसा मिला हो, कहीं से भी उसको प्रीवियस ईयर में पैसा मिला और वो कैश में मिला है, जो कि 5% से ज्यादा नहीं है, एंड एंड मतलब समझ रहे हो, साथ में चलेगी दोनों कंडीशन ए एंड बी, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट, चाहे एसेट खरीदने के लिए पेमेंट किया हूं, चाहे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पेमेंट किया हूं, अबे चाहे सैलरी का पेमेंट किया हूं, कोई भी पेमेंट, ऑल पेमेंट सर 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, वर्धमान सर अगर अरम इंस्टीट्यूट चला रहे तो 5% से ज्यादा कैश, कोई भी खर्चा हो अरम इंस्टीट्यूट का, कोई भी खर्चा 5% से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते, और स्टूडेंट से जो इनकम लेंगे या कहीं से भी इनकम हो वर्धमान सर को, अरम इंस्टीट्यूट को, तो 5% से ज्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में, एक भी टूटी तो ये अप्लाई नहीं होगा, अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो कितनी है, 10 करोड़, 10 करोड़। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या सीए को नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, अब एक आदमी ऐसा है जो पूरा ही ऑनलाइन पे काम करता है, पूरा ही पेमेंट रिसिप्ट सब ऑनलाइन, जैसे मेरा मेरा 100% काम ऑनलाइन है, 100%, तो मेरा टर्नओवर अगर क्या बोलते 1 करोड़ से ऊपर भी गया तो भी मेरे को टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, जब तक मेरा टर्नओवर 10 करोड़ नहीं जाता मेरे को टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, मतलब 10 करोड़ के ऊपर मेरे को सीए अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये इंडिया है ना,
ज्यादातर लोग कैश में काम करते हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हो। अरे कोई आदमी कैश में लेता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कैश दे तो रहा होगा, फंस जाएगा। ये 10 करोड़ की लिमिट उनके लिए होती है जो एकदम टोटल एक नंबर पे काम करते हैं, एकदम टोटल एक नंबर पे बिजनेस कर रहे हैं, टोटल एक नंबर पे। तो सरकार बोलती है कि फिर 10 करोड़ की लिमिट है। बट इंडिया में ये बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही लोग होंगे जो टोटल एक नंबर पे काम कर रहे होंगे, या 5% से ज्यादा कैश में नहीं कर रहे होंगे। 5% बहुत कम है यार। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पता है, 100 रुपए में सिर्फ 5 रुपए आपने कैश में लिया हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझ आया? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ठीक है। एक स्टूडेंट ने बोला सर अगर मैं क्रॉस चेक से पेमेंट लूंगा तो उसको कैश मानेंगे? यस, कैश। क्रॉस चेक से लोगे तो कैश मानते हैं, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? अगली लिमिट, सर ऐसा कोई पर्सन जो 44 एडी के हिसाब से काम करता है। हम बोले ये क्या है? अभी अपन पढ़े 44 डबल ए, अब पढ़ने 44 एबी, एबी के बाद आएगा एडी। ठीक है, तो 44 एडी के अंदर अपन पढ़ेंगे, सर अभी पढ़े नहीं है 44 एडी। 44 एडी में अगर कोई बिजनेस कर रहा है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो सरकार बोली उनको भी टैक्स ऑडिट की लिमिट अप्लाई नहीं होती। अपन पढ़ेंगे 44 एडी में कौन है, पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ पढ़ेंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? सरकार बोली तीसरी लिमिट, सरकार बोली इनके अलावा कोई भी होगा तो सबके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 1 करोड़। मैं बोला अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है। डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस देख रहे हो आप। ज्वेलरी में 1 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है, आयरन एंड स्टील में 1 करोड़ बड़ी चीज नहीं है, फर्नीचर में 1 करोड़ बड़ी चीज है। डिपेंड करेगा कौन से टाइप का बिजनेस है। तो अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर गया तो आपको सीए बैठाना पड़ जाएगा सर। आपको पता है सरकार क्या चाहती है? अगर आप चाहते हो एक सीए का खर्चा ना पालना तो आप कैश में काम मत करो, क्योंकि एक सीए बैठेगा तो बहुत अच्छे पैसे लेगा सर ऑडिट के। फोकट में तो ऑडिट नहीं करेगा, फ्री में तो नहीं करेगा सर। अच्छे खासे पैसे लेते हैं ऑडिट के, टर्नओवर बेसिस में लेते हैं ऑडिट का पैसा। फिर ऑडिट होगा, फिर रिटर्न फाइल होगा, फिर जीएसटी में काम होगा, बहुत पैसा लग जाएगा सर। तो अगर आपको चलना ही है, बचना ही है सब चीजें से, तो कैश में काम मत करो। तो आपको 10 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी, तो उस केस में 10 करोड़ तक आपको सीए नहीं लगेगा सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? इसलिए जितने स्टार्टअप्स जो 10 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं सब में सीए बैठा हुआ है। इसलिए टेस्ला जब इंडिया में आया था सबसे पहले सीए को अपॉइंट किया था, उसे पता है। अब आपको लगता है टेस्ला का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे का है? सीरियसली? आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? सर अगर मैं प्रोफेशनल हूं, अगर मैं अपने ऑफिस खोल के बैठा हूं, तो मेरे लिए लिमिट है सर 50 लाख। तो कल के दिन जब मैं एक एज बाद पढ़ाने से मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये तो गारंटीड है सर। कोई आदमी जिंदगी भर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एक समय बाद कोई भी टीचर आउटडेट होता है। तो मैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 45-50 तक ही पढ़ा पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मान लो 45-50 पढ़ा लिया मैं, उसके बाद इतना कुछ सालों का एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने एक ऑफिस खोली, और अगर मेरे ऑफिस का ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर नहीं बोलते सर क्योंकि प्रोफेशन है तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ऊपर गया तो मेरे को सीए बैठाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर आप खुद तो सीए हो। नहीं सर, मैं अपना काम नहीं कर सकता, आप लोग लॉ में पढ़ते हो सर, कोई भी सीए अपना काम, मैं अपना ही ऑडिट करूं, यही बचा है। मतलब अब गलती कैसे ढूंढूंगा मैं? कोई आदमी अपनी नजर में गलत होता है? नहीं। अब सरकार से ही पूछ लो, वो अपनी नजर में आज तक गलत नहीं है, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? अरे मैं समझ, तो फिर मेरे को एक सीए बैठाना पड़ता है, फिर वो सीए मेरा ऑडिट करके देगा सब चीज, प्रोवाइडेड ग्रॉस से 50 लाख से ऊपर जाना चाहिए। समझ आ रहा है? 50 लाख बहुत है सर। छोटे मोटे सीए, छोटे मोटे बिजनेसमैन, छोटे मोटे प्रोफेशन वालों को तो आपने छोड़ दिया है। बिजनेस के लिए 1, 10, 2, और प्रोफेशन के लिए 50 लाख। 50 लाख बहुत है यार, अच्छा होता है अमाउंट 50 लाख साल भर में।
मतलब आप महीने का 4 लाख रुपए कमा रहे हो, कम नहीं है यार, 4 लाख बहुत होता है। अब आप एकदम बड़े लेवल के डॉक्टर पे चले जाओ, हार्ट सर्जन वगैरह, तो एक ही सर्जरी में 3-4 लाख कमाते हैं, उनकी बात छोड़ दो। नॉर्मली डेंटल वाले लोग या आई वाले लोग, बहुत है 50 लाख, बहुत है 50 लाख। आ रही बात समझ आई सर? ठीक है? ये पॉइंट अभी नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दो, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये सबको? तो आज के बाद टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या बोलेंगे अपन? बिजनेस है तो 1, 2, 10, प्रोफेशन है तो 50 लाख। इससे अगर एक्सीड किया तो बैठा लो सीए को, वही करेगा आपका टैक्स ऑडिट। रियल लाइफ में टैक्स ऑडिट भी वही करता है, बुक भी वही बनाता है, सब कुछ वही करता है। हम उसको लमसम पैसा देते हैं। कोई आदमी खुद बुक्स नहीं बनाता, बहुत काल्पनिक बात है ये बुक्स खुद बनाना। आजकल सब लोग सीए को आउटसोर्स कर देते हैं, वरना कई लोग आज भी बुक्स अपनी अकाउंटेंट से बनवाते हैं। छोटे लोग अभी आज भी अकाउंटेंट से बुक्स बनवाते हैं, छोटे लोग। क्या होता है, सीए बुक्स बनाने का बहुत पैसा लेते हैं, बहुत लेते हैं। अगर सीए एक एंट्री भी पास करेगा ना, तो उसे एक एंट्री का भी पैसा लेगा, क्योंकि उसकी एक एंट्री नॉलेज से होती है, उसकी एक एंट्री टैक्स प्लानिंग से होती है। अकाउंटेंट नहीं है चोमू जिसको समझ ही ना आए कि टैक्स में क्या होने वाला है। एक सीए एंट्री मार रहा है मतलब बहुत सोच समझ के मार रहा है कि उसका बैलेंस शीट तक इम्पैक्ट क्या होने वाला है, टैक्स में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो बहुत सोच के एंट्री मारता है। अकाउंटेंट तो क्या है, सैलरी दिखी डेबिट, अबे मिली है तो भी डेबिट, बोले अबे दिया नहीं हूँ मिली है, अरे डेबिट, मैं सी क्या मैं रटा हूँ टैली में, सीए सैलरी मतलब डेबिट, बस ऐसे ही पढ़ते हैं बीकॉम और टैली वाले लोग। हरी बात समझ, ये पढ़ना है तो रीड कर सकते हो सर। स्पेसिफाइड डेट मतलब कितने पीरियड के अंदर आपको अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह। बोला जाता है विद इन 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हमारी रिटर्न जाती है टैक्स ऑडिट की 31 अक्टूबर को, तो 30 सितंबर तक हमें टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं किसी भी सीए के पास सितंबर अक्टूबर मत जाओ, माँ बहन की गाली बक देगा वो तुमको। इतना काम होता है सीए के पास सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर मार्च, ये 3 कभी सीए के पास मत जाना, कभी मत जाना किसी सीए के पास। और 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की डेट, ये 4 डेट में किसी सीए के पास टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं। मार्च में उसे पूरे झोल झाल कर्म कांड ब्लैक मनी व्हाइट मनी सब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है 31 मार्च के बाद ईयर एंड हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ खरीद भी लिए तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ बेच दिए तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट अगले साल होगा। तो जो कर्म कांड करना है, स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक कम करना है, प्रॉफिट कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, डेप्रिसिएशन लेना है, एसेट खरीदना है, एसेट बेचना है, खर्चे दिखाना है, सब मार्च में होता है, सब मार्च में। मैं चैलेंज करता हूं, आज क्या तारीख है 29, कोई भी सीए के पास जाके बैठ के दिखा दो मेरे को, आपको सीधा वो एक लाइन बोलेगा 1 अप्रैल को आना, क्योंकि 1 अप्रैल से वो डैम खाली है, उसे पता है अब कुछ नहीं हो सकता, जितना होना था सब हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मार्च, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर में रिटर्न जाती है, सितंबर तक हमारे को टैक्स ऑडिट करना होता है 30 सितंबर तक। और क्या बोलते हैं, जुलाई में रिटर्न जाती है, छोटे लोगों की रिटर्न जाती है, इंडिविजुअल्स की रिटर्न जाती है, और मार्च में ईयर एंड होता है, ईयर क्लोजिंग होता है। समझ आया? क्लियर हुई कहानी? बैठा दिमाग में? इसीलिए कल के दिन आप लोग जब ऑफिस में भी जाओगे ना, तो एक चीज मेंटली प्रिपेयर रहना, सितंबर और अक्टूबर को लड़के लोग तो रात को घर नहीं आ रहे, लड़के आ जाती है, लड़कियों को 9 बजे छोड़ देते हैं, लड़के घर नहीं आ रहे, लड़के 2 बजे ही घर आएंगे, 2, 3, 4 डिपेंड करता है अपॉन द ऑफिस, 2, 3, 4 बजे ही घर आओगे आप। और आपका बॉस आपको बोलेगा तेरे को जहां से मंगा के खाना है खा, बट तू यहीं बैठ के काम करेगा, जहां से मंगाना है, हयात से मंगाना है हयात से मंगा, बट यहीं बैठ के काम करेगा, क्योंकि उसको पता है आप हयात से भी कितने का मंगा लोगे, एक आदमी कितने का खा लेगा, 2000 का खा लेगा, 5000 का खा लेगा,
बस ना, तू 4 घंटा यहाँ बैठ, तू 10 रिटर्न फाइल कर दे, मैं 4000 से ऊपर कमा लूँगा। तू बैठ के काम तो कर। उसे पता है, अगर वो आपको 4000 का खाना खिलाने को तैयार है, मतलब वो 40 लाख पहले ही पीट रहा है उस वहाँ से। वो उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। रात को 2 बजे घर आ रहे हैं, 6 बजे तक सोते थे, 6 बजे उठे, थोड़ा फ्रेश हुए, 7, साढ़े 7, 8 बजे ऑफ़िस। 8 बजे ऑफ़िस गए, फिर तो आते ही नहीं थे घर, आते ही नहीं है। सितंबर, अक्टूबर यही होता है। सितंबर के लास्ट 5, 7, 10 दिन ऐसे होते हैं, अक्टूबर के लास्ट 5, 7, 10 दिन ऐसे ही होता है। घर वालों को बोल देना कि मैं नहीं हूँ, आई एम लिविंग हॉस्टल लाइफ़। क्या वही होता है, वही होता है, कोई नहीं जाता। हाँ, इस टाइम में जो बीकॉम वाले लोग रहते हैं ना और अकाउंटेंट लोग रहते हैं, उनको भी बैठा देते हैं। इधर आ बे, इधर आ, मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जा प्रिंट आउट निकाल के ला। ये सब काम करवाते हैं उनसे, वो उसी लायक रहते हैं। समझ आया? क्लियर हुई कहानी? आगे देखो। मैंने पीजीपी में इतनी सारी चीज पढ़ाई, एक आम आदमी बोला मैं नहीं कर सकता है, मेरे से ना हो पाई। सरकार बोली मतलब? मैं बोला मैं नहीं कर सकता, इतना पागलपन है सर, आप लोग पागल करके रख दियो। बोले क्या पागल करके रख दिए? बोले 32 में डेप्रिसिएशन निकालो, फिर एडिशनल करो, फिर साइंटिफिक रिसर्च सोचो, फिर 36 सोचो, फिर 37 सोचो, फिर 40 का डिसअलाउंस भी सोचो, सब करो। पागल हो जाऊंगा मैं इतना बुक्स मेंटेन करके। छोटा सा आदमी हूं मैं, इतना बड़ा काम नहीं है मेरा। मुश्किल से 50 लाख का काम करता हूं मैं, 50 लाख का बिजनेस है मेरा। इतना मेहनत कराओगे मेरे से तो मैं मर जाऊंगा जीते जी। एक अकाउंटेंट को अलग पैसा दूं, इतना कचर कचर नहीं हो पाएगा मेरे से। सरकार बोली रो मत, तेरे लिए हम एक सेक्शन निकालते हैं, इसको बोलते हैं सर 44 एडी। सरकार, मैं बोला इसमें क्या होगा? सरकार बोली कितना तेरा टर्नओवर है? मैं बोला 50 लाख। सरकार बोली कैश में काम करता है कि अदर देन कैश? मैं बोला 50 लाख, छोटा आदमी हूँ, कैश में ही करता हूँ। सरकार बोली 50 लाख का 8%। मैं बोला 50 लाख का 8% हो गया 4 लाख। सरकार बोली 4 लाख तेरी इनकम है। मतलब ये कैसे निकाले? बाकी एक्सपेंस वगैरह का क्या होगा? सैलरी पे करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, दुकान का रेंट, बोले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सीधा 4 लाख तेरी इनकम, 4 लाख पे टैक्स निकाल। बोले कुछ ज्यादा आसान जिंदगी नहीं हो गई है? बोले इंडिया में 90% लोग रिटर्न इसी में फाइल करते हैं, 90% लोग इसी में रिटर्न फाइल करते हैं, 90% लोग। क्योंकि ये सेक्शन क्लेम करने के लिए हमारे पास टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ है। 2 करोड़ बहुत होता है सर, आम आदमी 2 करोड़ नहीं पहुंचता। बहुत होता है 2 करोड़, और 2 करोड़ से ऊपर का काम कर रहे हो तो आप तो फिर बड़े लोग हो यार, फिर आपको इसकी क्या जरूरत है? समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? तो सरकार ने बोला ऐसा कोई भी पर्सन जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है, वो ये सेक्शन ले सकता है। मैं बोला मजा आ गया। मैं बोला आप बोल रहे हो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा 2 करोड़ गया तो मैं ले सकता हूँ? बोले हाँ हाँ। मैं बोला मतलब 2 करोड़ का 8% मतलब 16 लाख मेरी इनकम? सरकार बोली हाँ 16 लाख की इनकम। मैं बोला मेरे को पूरी बुक्स वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ना डेप्रिसिएशन, ना एडिशनल डेप्रिसिएशन, ना ये कचर, ना वो कचर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले तो सबसे आसान जिंदगी है। मैं बोला मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो आप मेरे को बताओ, अगर मुझे 7 लाख रुपए इनकम दिखानी है तो मैं टर्नओवर कितना दिखाऊं? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे को 7 लाख रुपए इनकम दिखानी है क्योंकि मैं आपको 115 बीएससी पढ़ाया हूँ। 115 बीएससी में 7 लाख तक रिबेट होता है, खत्म हो जाता है, टैक्स ही नहीं आता है। तो मैं तो 7 ही लाख इनकम दिखाऊंगा। मेरे को बताओ 7 लाख इनकम दिखाने के लिए कितना टर्नओवर दिखाऊं? 87 लाख 50,000। अब समझ आया मार्च में लोग बिजी क्यों है? अब समझ आया मार्च में लोग बिजी क्यों है? इसीलिए बिजी है मार्च में। हर आदमी डिसाइड करता है कि इस साल का मेरे को टैक्स कितना पे करना है, उसी टैक्स के बेसिस में वो टर्नओवर दिखाता है।
आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, बिल बना हुआ है। फाड़ देंगे बिल को। बिल फाड़ने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है बिल फाड़ने में? फाड़ देंगे बिल को। टर्नओवर ही तो दबाना है ना, दबा देंगे, अगले साल का दिखा देंगे, नया एंट्री मार देंगे सेल की। क्या दिक्कत है? जहां मेरे को लगेगा सेल ज्यादा हो जा रही है मेरी, नई एंट्री मारूंगा, अगले फाड़ दूंगा मैं बिल, अगले साल देखेंगे। भाई 7 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो टैक्स देना पड़ जाएगा, मैं कहां से टैक्स दूं? मैं नहीं देता टैक्स वैक्स। ऐसे ही करती है रियल लाइफ में दुनिया। इसीलिए हर हर सी अभी बिजी, हर सी, क्योंकि जितना आपको स्टॉक में चेंज करना है, अरे मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, मर जाऊंगा मैं तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा तो। क्योंकि जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक, आप भी समझते हो बचपन से, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो इधर प्रॉफिट बढ़ जाता है। हटाओ क्लोजिंग स्टॉक को, यही करेंगे अपन। आप क्लोजिंग स्टॉक हटा नहीं पा रहे हो, सेल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ओपनिंग बढ़ा दो ना, खरीद लो स्टॉक जी भर के। आप तो नहीं है खरीदना, ऐसा कहीं लिखा है क्या स्टॉक नहीं खरीद सकते? खरीद दो दबा के स्टॉक, तब तक खरीद दो जब तक आपका टर्नओवर जो आप चाहते हो वो ना आ जाए। इसीलिए सब एंट्रीज एडजस्टमेंट्स होते हैं। यही तो एंट्री और एडजस्टमेंट आप लोग सीखोगे जाके ऑफिस में, कि कैसे किसी की बुक्स को संभालना है। पूरे लोग भिड़ के अभी यही कर रहे हैं सर, सबकी बुक्स सेटल कर रहे हैं। आप नहीं किए तो पंगा हो जाएगा ना सर। आ रही है बात समझ? ये समझ आ रहा है कि नहीं? आप समझो मार्च का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग पढ़ क्या है 43B, जिसमें आपने ये सीखा है कि सर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तभी मिलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट को बुलाता हूँ, इधर आ भाई, तेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है कि नहीं बता। क्योंकि अगर 31 मार्च निकल गई तो पंगा हो जाएगा फिर। तू बता अभी तेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है कि नहीं? इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है नहीं, बाकी चीजों का कुछ खर्चा वगैरह तूने दिखाया है नहीं दिखाया है, कोई खर्चा भूल गए, क्योंकि बिजनेस है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, कई बार हो सकता है हम खर्चा भूल जाए। हम इसी टाइम तो कमीशन की एंट्री करते हैं, कमीशन दिखा देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है किसी को कमीशन दिखा दो, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है बिजनेस में अपने किसी को मैनेजर दिखा दो, सेल्समैन दिखा दो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिखा दो। इसीलिए मार्च बुक्ड होता है, इसीलिए रियल लाइफ में मार्च बुक्ड होता है सर। समझ आई बातें? अरे समझ आया? तो सर 44AD किसको मिलता है सर? एकदम दिमाग में बैठा लो, ये बिजनेसमैन के लिए सर। इसको प्रिजम्पटिव बोला जाता है सर, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं आपकी 8% या 6% इनकम है। अगर आप कैश में काम करते हो तो 8% इनकम है, अदर देन कैश में काम करते हो तो 6% इनकम है आपकी। मान के चलते हैं, भाड़ में जाए, तुम चाहे 10% कमाओ, 20 कमाओ, 1% कमाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपका टर्नओवर उसका 8 या 6 रहेगा सर। सर ये सेक्शन किसको मिलता है? इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, पार्टनरशिप फर्म को, जो कि क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए, बट नॉट एलएलपी। एलएलपी को नहीं मिलता, क्योंकि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है सर। छोटी कैसे हुई बॉडी कॉर्पोरेट? छोटी कब से होने लगी सर? सरकार बोली इन उनको भी नहीं मिलता सर, जो ये सब बड़े बड़े सेक्शंस लेते हैं सर। मैं बोला ये सब मैं पढ़ूंगा? बोले हाँ, ये वाला बस पढ़ेगा एक, ये भी नहीं पढ़ेगा, इसमें से कुछ कुछ सेक्शंस पढ़ोगे आप। ये बहुत बड़े बड़े सेक्शंस है सर, बहुत बड़े बड़े सेक्शंस, जहां करोड़ों अरबों में काम होता है सर, करोड़ों में काम होता है। सरकार बोली इनको भी नहीं देंगे, हम छोटे लोगों के लिए सेक्शन बनाए हैं। मैं बोला तो देते किसको? सरकार बोली बिजनेस। अब एलिजिबल एसएससी समझ आ गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, जो कि रेसिडेंट होना चाहिए। क्लियर? एलिजिबल बिजनेस क्या होगा? सरकार बोली तेरा ट्रक का काम नहीं होना चाहिए। 44AE हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ पीजीवीपीए हम पढ़ेंगे सर। 44AE ये वाला काम नहीं होना चाहिए। मैं बोला मतलब ट्रांसपोर्टर ये सेक्शन नहीं ले सकता? बोले नहीं नहीं नहीं, सरकार बोली ट्रांसपोर्टर ये नहीं लेगा, ट्रांसपोर्टर के लिए हम अलग सेक्शन बनाए हैं, उसके अलावा कोई भी बिजनेसमैन ले सकता है। समझ आई बात? सरकार बोली ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 2 करोड़ से। अब सरकार ने इसमें चेंज किया। अब यार आजकल 2 करोड़ ना कुछ नहीं होता, आजकल के जमाने में 2 करोड़ कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। 15 मिनट सुन ले बट कुछ समझ नहीं आएगा सर। कुछ लोगों ने सरकार को बोला सर 2 करोड़ तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 करोड़ तो आजकल ऐसे ही हो जाता है।
जिस तरीके का आजकल दुनिया चल रही है, बिजनेस चल रही है, स्टार्टअप चल रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैन इंडिया में काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑफलाइन काम हो रहा है, 2 करोड़ तो ऐसे ही रहता है। सरकार बोली ठीक है, चलिए 2 करोड़ की लिमिट को 3 करोड़ कर देंगे। कंडीशन है। बोला क्या कंडीशन है? बोले तेरा 5% से ज्यादा टर्नओवर का कैश में नहीं होना चाहिए। मैं बोला पेमेंट की रिसिप्ट। सरकार बोली अबे गधे, टर्नओवर है, रिसिप्ट होगा ना। टर्नओवर पेमेंट कैसे होता है? टर्नओवर मतलब पैसा आना होता है, साले जाना कैसे होगा? तो 5% से ज्यादा तेरा कैश में नहीं होना चाहिए। तो 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी तुम्हें। मतलब 3 करोड़ का 8% कितना हुआ? 24 लाख। समझ आया? मैं बोला वो अभी भी क्रॉस चेक को कैश मानते हो? बोले अरे भाई कितने बार पूछेगा, क्रॉस चेक कैश ही होता है, क्रॉस चेक कैश ही होता है, हर बार क्रॉस चेक कैश ही होता है। सरकार बोली कुछ लोग और हैं जिनको ये बिजनेस नहीं देंगे, मतलब ये सेक्शन नहीं देंगे हम। मैं बोला बताओ कौन? सरकार बोली स्पेसिफाइड प्रोफेशंस को नहीं देंगे हम। मैं बोला क्यों? ये क्यों? ये क्या बिगाड़े आपका? ये क्या बिगाड़े आपका? सरकार बोली गधे, इनके लिए अगला सेक्शन है 44 ADA, इनके लिए अगला सेक्शन बना हुआ है, इसलिए नहीं देंगे। बोला अच्छा ठीक है। सरकार बोली ऐसा कोई आदमी जो कमीशन और ब्रोकरेज का काम करता है। मैं बोला ए भाई, ये कई प्रॉपर्टी डीलर्स है, इनको बाहर कर दिया? बोले वेरी गुड, स्मार्ट। कमीशन और ब्रोकरेज का जो काम करता है उनको ही बाहर कर दिया हम, जो सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज का काम करता है। नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सीए लोगों को कमीशन और ब्रोकरेज का काम करना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, सीए एक्ट में लिखा है। सोचना भी मत कमीशन और ब्रोकरेज का काम करने की, सोचना भी मत, अलाउड ही नहीं है। और क्यों अलाउड नहीं है? सिंपल सा लॉजिक है, एक राजा कमीशन में काम नहीं करेगा, लोग उसके लिए काम करके देते हैं, वो किसी और के लिए काम करके नहीं देगा कमीशन में। ये छोरा समझो क्या कमीशन ब्रोकरेज का काम करेगा राजा? इसलिए अलाउड नहीं है। सोचना भी मत कमीशन और ब्रोकरेज का काम करने की। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, डिग्री जाएगी सीधा, अलाउड ही नहीं है। अरे बात समझ, अपने नाम से तो नहीं कर सकते, किसी और के नाम से कर लो, मम्मी पापा के नाम से करना है कर लो, बट अपने नाम से नहीं कर सकते। अ पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस। मैं बोला इसको क्यों बाहर किए? एजेंसी वालों को क्यों बाहर किए? सरकार बोली एक बात बता, तू किसकी एजेंसी लिया? मैं बोला मैं सैमसंग की लिया। सरकार बोली तेरे को लगता है सैमसंग का टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है? मैं बोला अबे पागल हो क्या? सरकार बोली वही तो हम भी बोल रहे हैं, अबे वो सैमसंग की एजेंसी है, साले तू एजेंसी का बिजनेस कर रहा है, तू एज एन एजेंट काम कर रहा है, तेरे को ये सेक्शन नहीं देंगे। मैं बोला मैं क्या करूं फिर? सरकार बोले पूरा पीजीबीपी अप्लाई कर साले, तू पूरा पीजीबीपी अप्लाई करके बुक्स मेंटेन करेगा। तो मैं बोला दे किसको रहे हो? सरकार बोली ऐसे याद रख किसको नहीं दे रहे, उसके अलावा सबको दे रहे हैं। मैं बोला बताओ किसको नहीं दे रहे? सरकार बोली ऐसा पर्सन जो इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप रेसिडेंट के अलावा कोई भी हो उसको नहीं देंगे। मैं बोला मतलब ये बोल दो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी सब बाहर है? बोले सब बाहर है। ऐसा कोई भी पर्सन जो बड़े बड़े सेक्शन में डिडक्शन लेता है, सर 10A 10AA, फिर क्या बोलते हैं 80IA से लेके 80RRB, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको ये सेक्शन नहीं देंगे। एजेंसी वाले लोग को नहीं देंगे, कमीशन ब्रोकरेज वालों को नहीं देंगे। ऐसा कोई पर्सन जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ के ऊपर चले गया उसको भी ये सेक्शन नहीं देंगे। सर जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं उनको भी ये सेक्शन नहीं देंगे। मैं बोला मेरे घर के पास किराना दुकान वाला है उसको दोगे कि नहीं? बोले दे देना उसको। समझ आया? तो अगर आपके घर में या किसी के भी घर में मम्मी लोग होममेड चीजें बना रहे हैं और कल के दिन सेल आउट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये मिलेगा कि नहीं सेक्शन? मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं कहीं बोला आपको ऑनलाइन वालों को नहीं मिलेगा? मैं कब बोला आपको ऑनलाइन वाले? हाँ, पर अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी कंपनी बना के काम कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनी बना रहे हो मतलब आपकी औकात है, आपका पैसे देने की औकात है, तो ये सेक्शन नहीं मिलेगा। सरकार बोलती है सर जितना
जितना भी आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट होगा उसका 8% या 6% डिपेंड करता है। कैश में काम करोगे तो 8%, अदर देन कैश काम करोगे तो 6% आपकी इनकम मानी जाएगी। मैं बोला सुनो, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 6% होता है, मैं कैश में ये काम करता ही नहीं हूं, मैं सब ऑनलाइन। 1 करोड़ का 6% होता है 6 लाख, पर मेरी इनकम तो 10 लाख है। सरकार बोली दोनों में विच एवर इज हायर, 10 लाख। मैं बोला ये तो मैं पाप किया ज्यादा इनकम बता के। सरकार बोली मैं बोली थी तेरे को ज्यादा बताने। मैं बोला अच्छा, कल के दिन मान लो अगर मैं 4 लाख बताया इनकम तो? सरकार बोली तो भी 6 लाख। मैं बोला नहीं 4 लाख। सरकार बोली 6 लाख। मैं बोला नहीं 4 ही लाख हुई है। सरकार बोली गलत आदमी से पंगा ले रहा है, नहीं 4 लाख। सरकार बोली बैठ, अब तू मेरी बात सुन, अगर तूने 4 लाख इनकम दिखाई तो पहला दुनिया का सबसे बड़ा पाप तूने किया, क्योंकि तू हमसे लड़ने उतर गया। एक तो हम तेरे लिए सोचे कि 6% में जिंदगी आसान कर दे, तेरे से बुक्स नहीं मेंटेन कराए, कुछ नहीं कराए, तू अब हमसे लग रहा है, तू हमसे लड़ रहा है। अब सुन, अगर तूने जितना हमने बोला है प्रिजम्पटिव उससे कम अगर तूने दिखाया, अब तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना है और टैक्स ऑडिट भी कराना है। मैं बोला पागल हो गए हो, टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ से ऊपर में लिखा हुआ है, एक्सीडिंग लिखा है 1 करोड़। मेरा तो टर्नओवर 1 करोड़ था। सरकार बोली बोल दिए ना, मतलब करवाना है, बोल दिए मतलब करवाना है। अब तेरे को बुक्स भी मेंटेन करना है, टैक्स ऑडिट भी करवाना है, तो जितना हम बोले उससे कम की तो सोचना भी मत। सोचेगा तो बुक्स भी मेंटेन करवाएगा, टैक्स ऑडिट भी करवाएगा। मैं बोला ना, आप जीते 6 लाख, क्योंकि मैं टैक्स ऑडिट के लिए सीए को बैठाऊंगा, गया मेरा उसी में पैसा घुस जाएगा। इससे अच्छा भैया आप जितना बोले उतना ही, वैसे भी मेरे पास 7 लाख तक रिबेट है, जा 6 लाख। समझ आई बात? क्लियर हुआ? सरकार बोली इतने तक थोड़ी जिंदगी रुकती। और सुन, हमने बोला था 6 लाख रुपए, अगर तू 6 लाख से कम दिखाया तो जिस साल तू ये दिखाया है उसके अगले 5 साल तेरे को ये सेक्शन नहीं देंगे 44 एडी। अगले 5 साल तेरे को ये सेक्शन नहीं देंगे। मैं बोला मतलब? बोले अगले 5 साल तू पूरा पीजीवीपी अप्लाई करेगा, तेरे को ये सेक्शन नहीं देंगे। तू लगा ही क्यों हमसे? एक तो तेरे फायदे के लिए कुछ चीज कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं जिंदगी, ऊपर से तू और हमें को चक रहा है। नहीं देंगे ये सेक्शन, जा जो करना है कर ले, नहीं देंगे सेक्शन। समझ आई बात? ये जो मैं आपको बोला ना सर, ये रहा। आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा सर, ठीक है। और अगर आपने कम डिक्लेयर किया तो सर 5 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर आपको ये मिलेगा नहीं सर, ये सेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बातें? अरे समझ आया? अब सबसे बढ़िया बात, मैं सरकार से पूछा सुनो, वो आपने बोला कि मेरा करोड़ टर्नओवर 1 करोड़, 1 करोड़ का मान लो मैं कैश में काम करता हूं तो 8% इनकम, मतलब 8 लाख रुपीस इनकम। आप बोले पूरे सेक्शन 30 से लेके 38 तक जितने भी सेक्शन तू पढ़ा है सब इररिलेवेंट है, एक खर्चा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे तेरे को। तभी तो ये सेक्शन बनाया ना सर, अगर तेरे को वही सब देना होता तो तू पीजीपी अप्लाई कर, फिर ये क्यों अप्लाई कर रहा है? बोला नहीं नहीं, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है, वो एसेट तो मैं यूज किया हूं, आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दे रहे हो मान गया, पर मैं तो यूज किया हूं ना वो एसेट, तो उस पे तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, आप डेप्रिसिएशन दे नहीं रहे हो। सेक्शन 32 बोलता है डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, तो फिर कैसे होगा? सरकार बोली सुन, हम तेरे को सेक्शन 30 से लेकर 38 तक कोई खर्चा नहीं देंगे, हम पूरा इनकम टैक्स ओवरराइड करते हैं, पूरा पूरा सब कुछ ओवरराइड कर देते हैं। हम सेक्शन 28 से लेके 43C तक पूरा ओवरराइड कर देते हैं। मैं बोला आप बोलना क्या चाह रहे हो? बोले सेक्शन 30 से लेके 38 तक कोई खर्चा नहीं देंगे। बोले डेप्रिसिएशन नहीं दोगे? बोले नहीं, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 36, 37, 35, 35 एडी, 35 डीडीए कुछ नहीं देंगे। मैं बोला सुनो, फिर वो एसेट का क्या होगा? बैलेंस शीट में हर साल सेम वैल्यू पे दिखेगी? सरकार बोली पागल है बे, एसेट कितने की थी? मैं बोला 10 लाख। बोले क्या एसेट थी? मैं बोला बिल्डिंग। बोले 10% डिप्रिसिएशन लगा। मैं बोला देते तो नहीं हो, मैं लगाऊं क्यों? सरकार बोली दे नहीं रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी तू लगाएगा नहीं, साले डिप्रिसिएशन लगेगा उसमें, अगले साल वो एसेट 9 लाख की दिखेगी सर। मैं बोला वो 1 लाख का करूं क्या? बोले कुछ नहीं,
उसको देख बुक में और नाच, कुछ नहीं करना है उससे 1 लाख का। मैं बोला तो फिर ये वैल्यू कम क्यों करा रहे हो? सरकार वाली मान ले अगले साल तेरा टर्नओवर 5 करोड़ हो गया, तो तू 44 एडी नहीं ले पाएगा, तब तेरे को नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, पूरा पीजीपी की इनकम निकालना होगा, तब तेरे को डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 लेना होगा, और जब तेरे को एज पर 32 लेना होगा तो मेरे बाप डब्ल्यूडीवी 9 लाख रहेगी ना, 9 लाख का 10% लेगा ना। अगर हम पिछले साल डिप्रिशिएट नहीं करवाते तो तू 10 लाख का 10% ले लेता। वो तो लॉजिकली गलत हो जाता ना कि तू 1 साल एसेट यूज किया, डेप्रिशिएट ही नहीं हुई। इसलिए मैं मन में क्वेश्चन आया, फिर पूछा भाई देखो आपने 30 से 38 तक मना किया है, मैं तो सेक्शन 40 भी पढ़ के आया हूँ, डिसअलाउंसेस पढ़ा हूँ, 43B पढ़ा हूँ, 40A सबसेक्शन 3 पढ़ा हूँ, कैश पे पेमेंट 10,000 से ज्यादा, वो सब डिसअलाउंसेस आज भी होंगे? सरकार बोली वो सब होंगे। सेक्शन 40 से लेके आगे तक की पूरी कहानी होगी सर। 43B भी अप्लाई होगा, 48(2) भी अप्लाई होगा, 48(3) भी अप्लाई होगा, सब अप्लाई होगा। 30 से 38 तक कुछ अप्लाई नहीं होगा। समझ आई बात? समझ आया सबको? बैठा दिमाग में? मैं सरकार से पूछा सुनो इनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है? वैसे तो ये अभी इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, हम एडवांस टैक्स पढ़ेंगे, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स हमारा चैप्टर है, 11 चैप्टर है। सर एडवांस टैक्स देना पड़ता है? यस, ये सीधा एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देते हैं, ऑन और बिफोर 15 मार्च। अच्छा ये अभी इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, समय आने पे सिखाऊंगा सर, समय आने पे सिखाऊंगा। अभी एकदम मत घुस जाना कि सर क्या होता है एडवांस टैक्स, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, छोड़ दो। जब आएगा समय तो मैं आपको बताऊंगा एडवांस टैक्स क्या होता है सर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि ऑन और बिफोर इनको 15 मार्च एडवांस टैक्स देना होता है सर। ये वाला पढ़ो एक बार, ये सब पढ़ो। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल बाय द कॉन्ट्रैक्टी और परचेजर। नेक्स्ट क्लास पीजीपी अपन वाइंड अप कर लेंगे थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल तो अभी बहुत बचे, प्रैक्टिकल में तो लगे समय में, नेक्स्ट वीक पूरा जाएगा हमारा। पढ़े? तो मेरा एक क्वेश्चन है, ठेकेदारी समझते हो? मेरा एक क्वेश्चन, मैंने पूरा 44 एडी आपको पढ़ाया, कहीं पर भी रोका कि ठेकेदार को ये सेक्शन नहीं मिलेगा? कहीं पर भी मैंने ऐसा बोला कि ठेकेदार को ये सेक्शन नहीं मिलेगा? क्यों, ठेकेदारी एक बिजनेस नहीं है और तेजी से चल रहा है सर, प्रॉपर्टी में तो बहुत तेजी से चलता है ठेकेदारी। अब इन्होंने एकदम सिंपल बोला, एक ठेकेदार है, ध्यान से सुनना सर, एक ठेकेदार है, जैसे मान लो हम नई आरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनवाए, तो उसका ठेकेदार था। ठेकेदार बोला सर 2 तरीके आपके पास बिल्डिंग बनवाने के, एक आप मटेरियल मेरे को दे दो, मैं बना के दे देता हूं, आप मुझे ठेकेदारी का पैसा दे देना। दूसरा तरीका ये है कि मैं ही मटेरियल ले आऊं और मैं ही बना के आपको पूरा दे दूं और मैं आपको लमसम अमाउंट बता दूंगा कितना होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, जब कोई ठेकेदार, जैसे मान लो वहां का ठेकेदार था, अब उस ठेकेदार को हमने पूरा सामान दिया, उसने ठेकेदारी का काम किया और वो चले गया। अब जब वो ठेकेदारी का काम किया तो उसको हमने 5 लाख रुपए ठेकेदारी का दिया, तो और जो मटेरियल लगा है, एक एग्जाम्पल है, जस्ट एन एग्जाम्पल है, मान लो मटेरियल पूरा बनाने का 50 लाख रुपए लगा, तो उस ठेकेदार का जो आप टर्नओवर लोगे, वो टर्नओवर आप 5 लाख लोगे, 50 लाख लोगे, 55 लाख लोगे कि नन ऑफ दिस? क्या लोगे उस ठेकेदार का टर्नओवर? एकदम कॉमन सेंस की बात पूछा, उस ठेकेदार का टर्नओवर क्या लोगे? 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, 55 लाख और नन ऑफ दिस? 5 लाख। ठेकेदार बोलेगा सर मेरा मटेरियल थोड़ी था, और मटेरियल मेरा टर्नओवर कैसे हो सकता है? टर्नओवर तो वो होगा ना मेरा जो मैंने सर्विसेज दी, मैं सर्विस दी हूं ना 5 लाख की, मैं कब मना कर रहा हूं, 5 लाख है मेरा टर्नओवर।
पर 55 लाख थोड़ी को होगा मेरा टर्नओवर सर, 50 लाख का तो मटेरियल था। जो मटेरियल आया, लग गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं मटेरियल के साथ सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? बस आज इतना ही पढ़ते हैं सर।